कहानी की शुरुआत हॉस्पिटल के सीन से होती है। एक आदमी आखिरी सांसें गिन रहा है। टूटी हुई आवाज में वो कहता है, शीची, मेरे लिए माँ, अजूसा और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। कट होता है, एक औरत दिखती है, मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, आज तुम्हारे लंच में तुम्हारा फेवरेट तमागोयाकी रखा है। मैंने नया पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया है, तो पैसों की टेंशन मत लेना, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। छोटी बहन खुश होकर कैंडी खा रही है। ये वाली कैंडी बहुत टेस्टी है, बड़े भाई तुम भी खाओ ना। बड़ा भाई हल्की मुस्कान के साथ कहता है, माँ, अजूसा की बात सुनना, ठीक है। अगला सीन स्कूल। कुछ बुली शीची के सामने खड़े हैं। उनमें से एक तंज कसकर बोलता है, यकीन नहीं होता तू आज सच में स्कूल आ गया। फिर सब मिलकर उसे घेर लेते हैं, घूंसे लाते पड़ने लगती हैं। ओए, हीरो बन के बीच में कूदेगा? बहुत आया दूसरों के मसले में दखल देने वाला। एक बुली हंसते हुए कहता है, तेरे जैसे कमजोर लौंडे को किसी लड़की की मदद करने लायक बनने में 100 साल और लगेंगे। पास ही खड़ी वह लड़की घबराकर कहती है, कृपया उन्हें और भड़काओ मत, मेरे बारे में भूल जाओ, अपने आप ही सोचो। दृश्य कट, सड़क पर तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक। शीची सड़क पर है और जोरदार टक्कर। जमीन पर पड़े पड़े वो हाँफते हुए सोचता है, क्या मैं अब सच में मरने वाला हूं? उसकी आंखों के सामने माँ, अजूसा और बहन का चेहरा घूमने लगता है। तभी एक चमकती हुई तितली उसके पास मंडराती नजर आती है। ये औरत उस एक्सीडेंट वाली जगह पर खड़ी है, हल्की आवाज में कहती है, माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। शीची की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। वो टूटे टूटे शब्दों में कहता है, मैं बहुत कमजोर था। अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं अपनी ताकत से उन लोगों की हिफाजत करना चाहूंगा जो मेरे लिए कीमती हैं। कट, जादुई महाद्वीप अरकानास। एक विशाल प्लाजा, बीच में पुजारी खड़ा है और ऊंची आवाज में घोषणा करता है, सभी श्रद्धालु लोगों को सूचित किया जाता है, आज वार्षिक दिव्य आशीर्वाद समारोह शुरू किया जाएगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो देवताओं को अपनी सबसे कीमती वस्तु अर्पित करेंगे, अगर देवताओं ने स्वीकार किया तो उन्हें एक स्पिरिट मैसेंजर प्राप्त होगा। वह स्पिरिट बच्चे के भीतर छिपे जादुई तत्वों को पहचान कर उन्हें मेघ बनने का अवसर देगा। जो भी दिव्य आशीर्वाद पाना चाहते हैं, कृपया यहाँ अपना नाम दर्ज कराएं। भीड़ में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ खींचकर मासूमियत से पूछता है, मामा, अगर मैं ये वाली कीमती कैंडी चढ़ाऊं तो क्या मुझे भी जादू सिखाया जाएगा? माँ हल्का हंसकर कहती है, नहीं बेटा, इसके लिए तो वैसे गहने चाहिए होते हैं जैसे कुलीन लोग पहनते हैं। दूसरी तरफ एक रईस महिला अपने चमकदार गहने दिखाते हुए आती है। पीछे खड़े लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, लेडी ब्लैंक के गहने तो सच में बहुत हाई क्लास लग रहे हैं। वो कुलीन महिला नाक ऊंची रखते हुए कहती है, जितनी ज्यादा कीमती अर्पण उतनी ही अधिक दिव्य आशीर्वाद की संभावना। भीड़ से कोई बोल उठता है, सुना है रेयान परिवार ने आशीर्वाद के लिए अपनी लगभग पूरी दौलत दांव पर लगा दी है। और फिर एंट्री होती है रेयान परिवार की। लोग फुसफुसाते हैं, अगर इतना सब खर्च करने के बाद भी उन्हें आशीर्वाद न मिला तो कितना बड़ा झटका होगा। परिवार के मुखिया होल्ट रेयान मन ही मन सोचते हैं, मैंने रेयान परिवार के भविष्य के लिए बहुत बड़ा दांव लगा दिया है। फिर वो आगे दो बच्चों की तरफ देखते हैं, छठा बच्चा लुकास रेयान और 7वीं बच्ची जूलिया रेयान। होल्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये दोनों हमारे घर की सबसे प्रतिभाशाली संतानें हैं। मुझे पूरा भरोसा है इन्हें ऊंचे स्तर का आशीर्वाद मिलेगा। पुजारी पुकारता है, अगला कृपया आगे आए। सबसे पहले आती है जूलिया रेयान। वो अपना गहना वेदी पर रखती है, तुरंत उसके आसपास चमकदार जादुई सर्कल बन जाता है। लोग हैरान होकर बोलने लगते हैं, यह तो थंडर गॉड का आशीर्वाद है। आशीर्वाद का स्तर 7। पिछले बार ऐसा लेवल 12 साल पहले देखा गया था। कमाल की टैलेंट है, रेयान परिवार सच में भाग्यशाली है। होल्ट संतोष से सोचते हैं, सोचा था जो उसने चढ़ाया वो थंडर ट्रैक का मुकुट था, लेकिन रेयान परिवार की सारी संपत्ति भी इसके सामने कम नहीं लगती। फिर वे मुड़कर कहते हैं, लुकास, अब तेरी बारी है। लुकास सीधा होकर जवाब देता है, जी पिताजी। परिवार का बटलर आगे आकर एक तलवार नुमा गहना लुकास को देता है। भीड़ में से कोई सांस रोकर कहता है, इस तलवार से जो जादुई ऊर्जा निकल रही है, ये तो वुल्कानस, फायर गॉड, जादू के आदि जनक से जुड़ी लगती है। जूलिया पीछे से मुस्कुराते हुए कहती है, बेस्ट ऑफ लक बड़े भाई। पुजारी मन ही मन सोचता है, इतना बहुमूल्य अर्पण। रेयान के मुखिया ने सच में इस बच्चे पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लुकास तलवार वेदी पर रखता है। जादुई सर्कल फिर से बनता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। आसमान अचानक गहरा आने लगा है। भीड़ घबराकर बोलती है, आकाश का रंग क्यों बदल रहा है? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या यह सबसे उच्च स्तर 9 का आशीर्वाद है? लुकास के चारों तरफ आग की लपटें घूमने लगती हैं। वो तलवार अचानक कांपने लगती है। ज्यों-ज्यों ऊर्जा बढ़ती है, लुकास के हाथ जलने लगते हैं। वो जोर से चीख पड़ता है। तलवार की धातु पिघलने लगती है। आकाश फिर से सामान्य हो जाता है। भीड़ में कोई धीमी आवाज में कहता है, आशीर्वाद, बस इतना था? स्पिरिट मैसेंजर कहाँ है? लुकास झटका खाकर पीछे गिर जाता है। जूलिया रोते हुए चीखती है, बड़े भाई। परिवार उसके पास दौड़ता है। माँ घबराकर कहती है, लुकास प्लीज उठो। होल्ट बुरी तरह से हिल चुके हैं। आखिर ये हुआ क्या? पुजारी सदमे में सोचता है, देवताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। जादू के आदि जनक ने खुद ही लुकास रेयान को ठुकरा दिया। इसी बीच वही चमकती तितली लुकास की तरफ उड़ती हुई आती है। कट, फायर गॉड डोमेन। कहीं आग और लावा से भरे क्षेत्र में गुस्से भरी आवाज गूंजती है, डैम इट, रेयान परिवार की इतनी हिम्मत। उन्होंने वही तलवार अर्पित की जिसकी वजह से मैं लगभग मर ही गया था। एक विशाल ज्वालामुखी जैसे अस्तित्व की आंखों में आग जल रही है। उस तलवार पर तो अभी भी मुझे काटने का अपराध दर्ज है।
फायर गॉड गुर्राता है, शुक्र माने कि मैंने सिर्फ उस बच्चे की आत्मा जलाई है। एक छोटी फायर स्पिरिट तैरती हुई बोलती है, ऐसा लगता है उस बच्चे के शरीर के अंदर किसी दूसरी दुनिया की आत्मा घुस आई है, क्या मैं उसे भी दोबारा जला दूं? फायर गॉड तिरस्कार से कहता है, जरूरत नहीं, बाहरी दुनिया का एक कीड़ा मेरी मेहनत के लायक नहीं है। चलो देखते हैं अर्पण क्या था। मिनी स्प्रिट चमकती आंखों से वस्तु को देखती है। ये तो काफी बढ़िया मटेरियल है। इधर उसी समय हमारे एमसी की आत्मा लुकास के शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है। मार्शल गॉड का डोमेन, हेवनली ओरिजिन की गुफा। एक आदमी गहरी ध्यानस्थ अवस्था में कल्टीवेशन कर रहा है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो अपनी ऊर्जा छोड़ता है, आसपास का कांच जैसा क्षेत्र धड़ाम से टूटकर बिखर जाता है। सब तरफ ब्लैकआउट। वो शख्स शांत कदमों से आगे बढ़ता है। सामने एक विशालकाय राक्षस प्रकट होता है। गूंजती आवाज में कहता है, यही है इस दुनिया को नियंत्रित करने वाली शक्ति का स्रोत। वो आदमी सीधा उस जानवर के सामने खड़ा होकर पूछता है, तुम मुझे और ऊंचे आयाम तक पहुंचने से रोक रहे हो? राक्षस गुस्से में मुंह खोलता है। अंदर से काली किरणों का तूफान निकलता है, पर वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। कहाँ गया? राक्षस की आंखें इधर उधर भागती हैं। तभी वो शख्स उसकी आंख के बिल्कुल सामने प्रकट होता है। वो अपने शरीर से ऊर्जा जुटाता है और एक दमदार मुक्का मारता है। एक ही पंच में राक्षस की आधी बॉडी उड़ जाती है। उस घूंसे के प्रभाव से पूरा डोमेन हिल जाता है। वो हल्की हंसी के साथ मुड़ते हुए कहता है, तो शक्ति का स्रोत भी आखिर इतना ही था। अचानक एक चमकती रोशनी उसके सामने आकर रुकती है। वही मिनी स्पिरिट, मार्शल गॉड सामा। वो हाथ से इशारा कर उसे रोकता है। अटेंडेंट स्पिरिट, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो धीमी आवाज में बोलता है, रेतु, मेरा पुराना पार्टनर नष्ट हो चुका है। अर्कानास महाद्वीप पर आखिर चल क्या रहा है? वो याद करता है, 10 साल पहले तक मार्शल आर्ट्स जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन अब तो हर जगह वुल्कानस फायर गॉड की पूजा हो रही है। अटेंडेंट स्पिरिट हल्का छिड़कर जवाब देती है, अगर तुम मार्शल आर्ट्स में इतने पागल ना होते तो शायद उस छोटे देवता को इतना बेकाबू होने का मौका ही न मिलता। मार्शल गॉड सामा जवाब देता है, फिर भी मार्शल आर्ट्स को फैलाना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। वो हाथ उठाकर ऊर्जा छोड़ते हुए कहता है, मुझे मार्शल आर्ट्स डेवलप करना भले न पसंद हो, लेकिन उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ये मेरा फर्ज है। वो आगे बढ़ते हुए सोचता है, मेरे जैसे छोटे अस्तित्व को हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। कट वापस हमारे एमसी लुकास पर। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। मुझे आवाज सुनाई दे रही है? मरा नहीं। तभी उसके सामने एक डरावना सा चेहरा उभर आता है। लुकास का चेहरा अजीब सा बन जाता है। वो शख्स खुद को परिचय देता है, मेरा नाम मार्स है, मार्शल गॉड। मैं तुम्हें मार्शल गॉड का आशीर्वाद दूंगा। वो तेज रफ्तार से उड़ता हुआ सीधा एमएससी की तरफ आता है, फिर से दोहराता है, मेरा नाम मार्स है, मार्शल गॉड। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। लुकास घबराकर उसकी तरफ देखता रह जाता है। अगले ही पल मार्स सीधे लुकास के शरीर में समा जाता है। लुकास की आंखें तेज चमकने लगती हैं। स्क्रीन सी पॉप होती है। मार्शल गॉड्स ब्लेसिंग लेवल 9 मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की लेवल कैप हटाई जा चुकी है। लुकास हकाबका रह जाता है। अभी ये क्या था? मार्शल गॉड का आशीर्वाद लेवल 9 और इससे भी बड़ा झटका स्प्रिट्स बफ की तरह आते हैं। ये कैसी दुनिया है? मुझे तो उस दिन ट्रक से टकराकर मर जाना था। मैं जिंदा कैसे हूं? अचानक उसके दिमाग में इस शरीर की पुरानी यादें घूमने लगती हैं। वो सिर पकड़कर सोचता है, ये यादें। फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोलता है, क्या भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जादू की दुनिया में एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म। देवताओं ने खुद ही त्याग दिया। क्या मेरा परिवार मुझे तुरंत बाहर नहीं निकाल देगा? ये तो मेरे पिछले जीवन से भी ज्यादा दयनीय लाइफ लग रही है। फिर वो हल्का सा ऊपर देखता है। उम्मीद है माँ और अजूसा मेरे इंश्योरेंस के पैसे से आराम से जी रही होंगी। और ये जो मार्शल गॉड की ब्लेसिंग मिली है, मुझे तो मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स भी नहीं पता। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी रोती हुई आवाज आती है, बड़े भाई। एक लड़की उसके ऊपर झपट कर लिपट जाती है, तुम जाग गए। जेरमी और बाकी सब कह रहे थे कि तुम कभी नहीं उठोगे। मैं बहुत डर गई थी। लुकास हल्के से उसे थाम कर कहता है, बस अब रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो मन ही मन पहचानता है, ये बच्ची है जूलिया, लुकास की छोटी बहन। फिर उसकी याद अजूसा पर चली जाती है। अजूसा भी मेरी मौत पर जरूर बहुत दुखी हुई होगी। लुकास गहरी सांस लेकर सोचता है, अब जबकि मैं रीइंकारनेट हो चुका हूं, कम से कम इस जन्म में जिन चीजों और लोगों को मैं कीमती मानता हूं, उनकी रक्षा करने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, मार्शल गॉड। एक रहस्यमयी जगह, वहां एक अजीब सी मूर्ति खड़ी है। अचानक उस मूर्ति की आंखों से खून बहने लगता है। उस बहते खून से धीरे धीरे एक सिर बाहर निकलता है, फिर पूरा शरीर, एक भयानक अस्तित्व। वह बोलता है, उस घृणित की उपस्थिति गायब हो चुकी है। खून के भीतर मार्शल गॉड की परछाई दिखाई देती है। वो सोचता है, क्या वो सच में मर गया या इस दुनिया से बाहर निकल गया? उसके सीने पर खुदा एक प्रतीक चमकता है। वो आगे कहता है, मेरी अपनी शक्ति अब बहुत कम बची है। खैर, उसके बिना भी एक दिन ये दुनिया हमारी हो जाएगी। कट 9 साल बाद रयान फैमिली एस्टेट। लुकास सामने खड़ा मिट्टी झाड़ते हुए कहता है, ठीक है, यहाँ पूरी तरह सफाई हो गई। अब तक जूलिया की मैजिक ट्रेनिंग भी खत्म हो गई होगी। चलो उसे लेने जाता हूँ। उसके पीछे फैली बेलें हल्के हल्के हिलती हैं। अचानक वे बेलें लुकास को कसकर जकड़ लेती हैं। लुकास थकी आवाज में कहता है, फिर से वही, ये काम तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। जेरेमी। पीछे से आवाज आती है, हे फिर मिल रहे हैं देवताओं द्वारा त्यागे गए लुकास। हमें उसका परिचय मिलता है, जेरेमी रयान, रयान परिवार का चौथा बच्चा।
लेवल 5 ब्लेसिंग वाला मैजिक स्टूडेंट, लुकास का सौतेला भाई। उसकी मेड ताने मारती है, ओहो, तुम्हें तो अभी तक घर से निकाला ही नहीं गया, चमत्कार ही है। जेरेमी आगे बढ़कर कहता है, मैंने पहले ही कहा था बैकयार्ड में सिर्फ फैमिली के मैचेस आ सकते हैं, तुम जैसे त्यागे गए लोग नहीं। वो बेलें और ज्यादा कस देता है, शायद अगर तुम्हारी कुछ पसलियां तोड़ दूं तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लुकास ऊबी हुई टोन में जम्हाई लेते हुए कहता है, जूलिया की मैजिक प्रैक्टिस खत्म होने वाली है, वो अभी वापस आ जाएगी। फिर उसकी आंखें थोड़ा खतरनाक अंदाज में बदलती हैं। अगर तुम लाइटनिंग से भुने हुए कोयला नहीं बनना चाहते तो बेहतर होगा मुझे अभी छोड़ दो। जेरेमी और उसकी मेड दोनों का चेहरा उतर जाता है। तू चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन अपनी छोटी बहन से बचाए जाने की आदत डाल ली है ना। मुझे लाइटनिंग से डर नहीं लगता। अगले ही पल आसमान से बिजली गिरती है, सीधे जेरेमी के ऊपर। वो चिल्लाता हुआ जमीन पर गिरता है, पूरा झुलसा हुआ। उसकी मेड भागकर कहती है, मास्टर जेरेमी, आपको क्या हो गया? पीछे से जूलिया गुस्से में आती है। अगर तुमने बड़े भाई को फिर से बुली किया तो अगली बार मैं सच में नहीं रुकूंगी। वो बेलें हटाने लगती है। बड़े भाई, मैं अभी तुम्हें मुक्त करती हूँ। लुकास हल्की, थोड़ी डरावनी स्माइल के साथ कहता है, लगता है इसे सबक मिल गया, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। पीछे से जेरेमी मरी सी आवाज में फुसफुसाता है, तुम दोनों। वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही दोनों भाई बहन वहां से चंपत हो जाते हैं। लुकास चलते चलते कहता है, अभी के हिसाब से ठीक ठाक भाग तो रहे हैं। वैसे तुमने उस लाइटनिंग बोल्ट में अच्छा खासा कंट्रोल रखा था जूलिया। जूलिया सिर हिलाती है, आप तो आसानी से जेरेमी को हरा सकते हो बड़े भाई, फिर भी आप लड़ाई क्यों नहीं करते? लुकास शांत टोन में जवाब देता है, मैंने तुमसे कहा ना, मेरी असली ताकत सिर्फ हमारे बीच का सीक्रेट है। वैसे भी तुम तो हो ना मुझे बचाने के लिए। जूलिया मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल। एमसी सोचता है, लुकास की बॉडी में रीइंकार्नेट हुए पूरे 9 साल हो गए। जब मैं पहली बार जागा था, लुकास के पिता होल्ट मुझे देखने आए। मैंने सोचा था देवताओं के त्यागे जाने की वजह से वो मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने तो उल्टा मुझे गले लगाकर कहा, लुकास मैं बहुत खुश हूं, बस तुम सुरक्षित जाग गए, यही हमारे लिए काफी है। होल्ट रयान एक नाइटली ऑर्डर को लीड करते हैं, इसलिए ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं। फिर भी वो अपने सभी बच्चों की सच्चे दिल से परवाह करते हैं। लुकास याद करता है, जब होल्ट को पता चला कि मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है तो उन्होंने तुरंत मुझे एक पत्र भेजा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। पत्र में लिखा था, लुकास, हमारी लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट्स की कुछ पुरानी किताबें हैं, उम्मीद है ये तुम्हारी ट्रेनिंग में काम आएंगी। उस चिट्ठी ने लुकास के दिमाग में एक नया बड़ा प्लान जगा दिया। दूसरी तरफ हवेली में 2 मेड दौड़ती फिरती नजर आती हैं। एक कहती है, यंग मास्टर लुकास कहाँ चले गए? इतने छोटे हैं लेकिन रोज अकेले कहीं गायब हो जाते हैं। दूसरी कंधे उचकाकर बोलती है, चिंता मत करो, वो तो मैजिक भी नहीं कर सकता, जल्दी ही घर से निकाला जाएगा, देख लेना। तभी जमीन हल्के से हिलती है। वो दोनों चौंक कर ऊपर देखती हैं। अरे, आजकल धरती कुछ ज्यादा ही कांप रही है ना। हाँ, शायद कोई अर्थ मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा हो। लुकास का सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड। लुकास खुद बताता है, पिछले 6 महीनों में मैंने अपने कमरे के नीचे चुपके चुपके खुदाई की और ये छुपा हुआ ट्रेनिंग एरिया बना लिया। ये जगह 4 हिस्सों में बटी हुई है, स्टडी एरिया, ट्रेनिंग एरिया, स्टोरेज एरिया और एक जुगाड़ वाला बाथरूम। वो लकड़ी के टब को देखकर हंसता है, ज्यादातर पैसे तो मैंने बाकी 3 एरिया के इक्विपमेंट पर उड़ाए हैं, इसलिए नहाने के लिए ये सस्ता टब ही चलेगा। जगह बनते ही मैंने रोज यहाँ चुपके से ट्रेनिंग शुरू कर दी। प्रेजेंट सीन, उबलते हुए गर्म पानी से भरे टब पर कोई तेजी से जंप करता है। वो लुकास है। मार्शल आर्ट्स में मैजिक पोशन से भरे बाथ में शरीर को सोखना सबसे एफिशिएंट ट्रेनिंग तरीका माना जाता है। 3 साल से लाइब्रेरी में मिली केन्स फोर्सिंग टेक्निक पर बेस्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब मैं लेवल 5 या उससे नीचे के मैजिकल अटैक बिना खरोंच खाए सह सकता हूँ। मेरी डिफेंस अब ढंग से आकार लेने लगी है। जहां तक ऑफेंस 0 की बात है, वो तलवार पकड़कर सामने रखे डमी पर जबरदस्त रफ्तार से हमला करता है, फिर तुरंत हथियार बदलकर दूसरी टेक्निक लगाता है। डमी के लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। पियर्सिंग क्लाउड, स्विफ्ट थंडर स्पीयर। लुकास सांस समेटते हुए कहता है, लगता है आज अपनी पहली टेक्निक को थोड़ा और शार्प कर लूं। इन 9 सालों में मेरी स्किल्स लगातार बढ़ती रही हैं, लेकिन एक बात अभी भी परेशान करती है। किताब के हिसाब से मार्शल आर्टिस्ट्स एक खास लेवल पर पहुंचकर सीलिंग हिट कर लेते हैं। उस सीलिंग को तोड़ने का एकमात्र तरीका है एनलाइटनमेंट पाना, लेकिन एनलाइटनमेंट हासिल करना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। यही वजह है कि जादू से कमजोर न होने के बावजूद मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करने वाले लोग लगभग न के बराबर हैं। लेकिन वो मुट्ठी पर फोकस करता है। मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं। वो बैग पर ताबड़तोड़ पंच मारता है। इम्पैक्ट से बैग दीवार से टकराता है और पूरा एरिया हिल जाता है। दीवार में दरारें फैल जाती हैं। बरसरकर हाई एक्सप्लोसिव फिस्ट। ये अटैक अब लेवल 5 पर है। लुकास मुस्कुराकर कहता है, मेरा लेवल लगातार बढ़ रहा है और मुझे कोई सीलिंग महसूस नहीं हो रही। हो सकता है ये सब वॉर गॉड की लेवल 9 ब्लेसिंग का असर हो। हमें उसकी टेक्निक लिस्ट दिखाई जाती है। क्लाउड पियर्सिंग थंडर स्पीयर, लेवल 3 सिंगल ब्रीथ स्वॉर्ड ड्रॉ स्लैश, लेवल 4 कैओस फोर्जिंग टेक्निक, लेवल 4 क्रिटिकल आर्मर पियर्सिंग स्वॉर्ड, लेवल 4 क्लाउड फ्लिपिंग सी ओवरटर्निंग पाम, लेवल 5 बरसरकर हाई एक्सप्लोसिव फिस्ट, लेवल 5। ये जो तथाकथित वॉर गॉड की ब्लेसिंग है। वो घड़ी की तरफ देखता है। ओह राइट, होल्ट आज रात घर वापस आ रहे हैं, सब मिलकर फैमिली डिनर करेंगे। जैसे ही लुकास दरवाजा खोलकर अंदर आता है, होल्ट मुस्कुराकर कहते हैं,
लुकास, हमें मिले आधा साल हो गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। जी फादर। होल्ट सीधे मुद्दे पर आते हैं। अरण मैजिक अकादमी इस साल एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट खोल रही है, इसलिए मैंने तुम्हारा और जेरेमी दोनों का नामांकन करवा दिया है। जेरेमी अंदर ही अंदर भुनभुनाता है, ये कमीना कुत्ता भी। होल्ट आगे कहते हैं, मार्शल आर्ट्स कठिन है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम इसे कर लोगे। लुकास, अगले हफ्ते एंट्रेंस एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करना। लुकास विनम्रता से झुककर कहता है, जी धन्यवाद। वो मन ही मन सोचता है, किसी भी दुनिया में जो चीजें तुम्हें प्रिय हैं उनकी रक्षा करने के लिए तुम्हें ताकतवर बनना ही पड़ेगा। बस मुझे इतना भी स्ट्रांग नहीं दिखना कि अनचाहा ध्यान आकर्षित हो जाए। तभी जूलिया बीच में बोल पड़ती है, फादर, मैं भी बड़े भाई के साथ अरण मैजिक अकादमी जाना चाहती हूँ। होल्ट हंसकर कहते हैं, ये हुई ना बात। लेकिन तुम अभी सिर्फ 11 साल की हो जूलिया, तुम्हारी उम्र तो नामांकन के लिए पूरी नहीं है। जूलिया जल्दी से जवाब देती है, लेकिन वहां एक एलिट कोर्स है ना, जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। असल में तो मुझे स्कूल से एलिट कोर्स के लिए ऑफर भी आ चुका है। होल्ट पत्र पढ़ते हुए चौंकते हैं। अच्छा, लगता है तुम्हारी जीनियस की खबर दूर दराज तक अरण मैजिक अकादमी तक पहुंच चुकी है। उनकी पत्नी मुस्कुराकर कहती हैं, शायद बहुत जल्द रेयान परिवार से एक ग्रेट मेज जन्म मिलेगा। मैं दोनों बच्चों के सुरक्षित एग्जाम पास करने की प्रार्थना करूंगी। उधर जेरेमी मन ही मन जल रहा है, जूलिया की बात तो ठीक है, लेकिन ये लुकास जैसा बेकार बंदा इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों पा रहा है? अगर वो मैजिक अकादमी तक पहुंच गया तो मेरी रेपुटेशन तो। तभी उसकी माँ जेसिका रेयान, रेयान परिवार के मुखिया की दूसरी पत्नी, हल्का सा उसे पींचकर शांत कराती है। वो मुंह पर मीठी लेकिन आंखों में खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, शांत रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें तो ये भी नहीं पता कि वो एग्जाम पास कर पाएगा या नहीं, है ना? एक हफ्ते बाद मैजिक अकादमी के लिए निकलने का दिन। लुकास की माँ समझाती है, लुकास, जूलिया, अच्छे से रहना। जैसे ही हम लोग यहाँ सब सेट कर लेंगे, मैं तुम्हारे फेवरेट पुडिंग लेकर तुमसे मिलने आऊंगी। हाँ हाँ, और फादर द्वारा दिया गया लकी कॉइन मत भूलना। ये वही कॉइन है जो उन्होंने लगभग 10,000 साल पहले मार्शल फॉर्च्यून डायनेस्टी के एक मैजिकल बीस्ट को हराकर पाया था। हमें एक छोटा फ्लैशबैक दिखता है जहां होल्ट कॉइन पकड़े हुए कहते हैं, इसके सामने की तरफ पहले सम्राट मार्स की तस्वीर है और पीछे की तरफ वो हथियार है जो उन्होंने कभी इस्तेमाल किया था। लुकास मन ही मन सोचता है, मार्स, वो तो वही बफ स्प्रिट जैसा चेहरा है। होल्ट कहते हैं, इसे गुड लक चार्म की तरह हमेशा अपने पास रखना, कभी खुद से अलग मत करना। लुकास कॉइन पकड़कर सोचता है, पिछले जीवन में भी और इस जीवन में भी मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, मैं सच में बहुत लकी हूँ। वो मुस्कुराकर कहता है, हम अब चल रहे हैं। कई घंटों के सफर के बाद रेयान फैमिली का बटलर घोड़े की लगाम खींचकर कहता है, सूरज डूबने वाला है, आगे वाली खुली जगह पर कैंप लगा लेते हैं। बोनफायर के पास बैठकर वो समझाता है, अगर हम कल सुबह सबसे पहले निकल पड़े तो रात तक डाकू टाउन पहुंच जाएंगे। डाकू टाउन से आगे ही अरण मैजिक अकादमी है। जैसे ही बटलर ये बताता है, जूलिया की आंखें चमक उठती हैं। इतनी जल्दी पहुंच भी जाएंगे? हे मिस्टर बटलर, डाकू टाउन में कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? बटलर मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल मिस जूलिया। डाकू टाउन अपने सालाना स्प्रिंग मैजिक डॉजबॉल टूर्नामेंट के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही ये एक फूड टाउन भी माना जाता है। वहां के खाने दूर दूर तक फेमस हैं। जूलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नो वे, सच में? लुकास साइड से चुटकी लेता है, जूलिया, तुम्हारे मुंह से तो अभी से लार टपक रही है। तभी अचानक लुकास का एक्सप्रेशन बदलता है। वो हल्का सा भौं सिकोड़ कर कहता है, 12 घोड़े और 13 लोग करीब 2 किलोमीटर दूर से हाई स्पीड में हमारी तरफ आ रहे हैं। लुकास बटलर की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे लगा था इस इलाके में डाकू घूमते हैं। बटलर थोड़ा चौंक कर जवाब देता है, हाँ सुना तो है, लेकिन उनसे आमने सामने टकराने की संभावना बहुत कम मानी जाती है। लुकास मन ही मन सोचता है, क्योनेस फोर्जिंग टेक्निक ने मुझे सिर्फ मजबूत डिफेंस और फास्ट रिकवरी ही नहीं दी, बल्कि मेरे सारे सेंस भी नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हो गए हैं। घोड़े की टापों की हल्की गूंज नजदीक आती है। बटलर अचानक गंभीर हो जाता है। सब लोग तैयार हो जाओ, हथियार निकालो। सैनिक थोड़ा घबराकर बोलते हैं, सर, हमें तो अभी तक कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, ये यंग मास्टर क्या कह रहे हैं? बटलर डांटते हुए बोलता है, तुमने जो भी सुना वही काफी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। सैनिक, यस सर। बटलर सोचता है, मुझे नहीं पता यंग मास्टर को इतनी डिटेल जानकारी कैसे मिली, लेकिन सेफ रहना हमेशा बेहतर है। कुछ ही पल में पेड़ों के बीच से घोड़ों पर सवार डाकुओं का गिरोह दिखने लगता है। एक सैनिक हकलाते हुए कहता है, नो वे, सच में डाकू हैं। एक डाकू हंसते हुए चिल्लाता है, ओए देखो तो सही, किस्मत देखो हमारी, यहाँ साफ साफ नोबल्स की कैरेज खड़ी है। दूसरा डाकू बोलता है, बॉस ने सही बताया था, अरण मैजिक अकादमी के एंट्रेंस एग्जाम से पहले यहाँ से बढ़िया माल मिलेगा। उनमें से एक डाकू जूलिया की तरफ गंदी नजर से देखता है, ओहो, वो छोटी लड़की तो ऊंचे दाम में बिकेगी और उसके बगल वाला लड़का भी हमारे स्पेशल क्लाइंट्स को पसंद आएगा। बटलर घोड़े की लगाम कसता है, उसकी आंखों में गुस्सा उभर आता है। तुम लोगों को पता भी है नोबल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है? डाकू लीडर ठहाका लगाता है, नोबल्स, हाँ, किसे परवाह है, सबको काट डालो, बस उन 2 बच्चों को छोड़कर, उन्हें जिंदा चाहिए। एक डाकू तलवार उठाकर सैनिक पर टूट पड़ता है, लेकिन सामने वाला सैनिक शील्ड से उसका वार रोक लेता है। उसी समय बटलर ऐसी स्पीड से मूव करता है कि डाकू समझ भी नहीं पाता और अगले ही पल बटलर की तलवार उसके गर्दन के आर पार जा चुकी होती है। डाकू का सिर कटकर गिर जाता है। बटलर गंभीर स्वर में कहता है, मिस जूलिया, ये सब मुझे संभालने दीजिए। वो सैनिकों की तरफ देखकर आदेश देता है, अटैक।
सैनिक जोरदार नारे के साथ डाकुओं पर टूट पड़ते हैं। बटलर पीछे मुड़कर जल्दी से पुकारता है, यंग मास्टर लुकास, आप मिस जूलिया को लेकर जंगल के अंदर चले जाइए, यहां से जितनी दूर जा सकें चले जाएं। उसी समय एक डाकू कुछ अजीब से मंत्र पढ़ता है और अचानक आग का बड़ा गोला बनाकर एक सैनिक पर फेंक देता है। सैनिक चीखते हुए आग में जल उठता है। बटलर की आंखें फैल जाती हैं। ये डाकुओं में से एक मैच भी है। वो दांत भींचकर लुकास और जूलिया से कहता है, तुम दोनों तुरंत जंगल में घुस जाओ अभी। कुछ ही पलों में डाकू लीडर तेज मूवमेंट के साथ बटलर के पीछे आ जाता है। वो तलवार से वार करता है। बटलर मुश्किल से डिफेंड कर पाता है। बाकी डाकू बटलर को घेर लेते हैं। डाकू बॉस गुस्से से गुर्राता है, मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत रखता है तू बूढ़े, अब तुझे भी राख में बदल दूंगा। बटलर गहरी सांस लेकर अपनी पूरी शक्ति रिलीज करते हुए कहता है, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, मैं यंग मास्टर और यंग लेडी की रक्षा जरूर करूंगा। उधर जंगल की तरफ जाते हुए लुकास मन ही मन सोचता है, मिस्टर बटलर जैसे लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट का बुसी बुगनकोस से एक मैच के सामने कोई चांस ही नहीं बनता। मैं तो अब तक अपनी पावर सीक्रेट ही रखना चाहता था, लेकिन मिस्टर बटलर, जो मेरे माता पिता के अलावा मेरे लिए सबसे ज्यादा दयालु रहे हैं, वो प्रैक्टिकली फैमिली हैं। मैं अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। लुकास जूलिया से कहता है, तुम यहाँ पीछे पेड़ों के बीच छिप जाओ, कहीं बाहर मत निकलना, मैं बटलर की मदद करने जा रहा हूँ। जूलिया चिंतित होकर कहती है, ठीक है, पर प्लीज सावधान रहना बड़े भाई, वापस बैटलफील्ड में। बटलर अभी भी डाकुओं को काट रहा है, लेकिन उसकी सांस भारी हो रही है, शरीर हिल रहा है। आखिरकार वो थकर धीमा पड़ने लगता है। डाकू बॉस पीछे से चुपके से आता है और वार करता हुआ कहता है, मर जा बूढ़े। उसी पल कुछ हवा में उड़ता हुआ आता है। हमें सिर्फ खून उछलता हुआ दिखाई देता है। बाकी डाकू हका बका कि किसने हमला किया। अचानक चारों तरफ से छोटे छोटे पत्थर गोलियों की स्पीड से डाकुओं की तरफ जाने लगे हैं। एक एक करके हर डाकू के सिर पर पत्थर लगता है और उनका सिर कबाड़ की तरफ हट जाता है। सबकी बॉडी गिर जाती है। दूर से चलता हुआ सामने आता है लुकास। वो अपनी उंगलियां झटकते हुए काफी कैजुअल टोन में सोचता है, मेरी गेल स्ट्राइक अभी मुश्किल से लेवल 4 पर पहुंची है। अगर एक उड़ती चिड़िया को पत्थर से गिरा सका हूं, तो लेवल 1 के डाकू को कंकड़ से उड़ाना तो पीस ऑफ केक है। तभी हमें पता चलता है कि डाकू बॉस अभी भी जिंदा है। वो कांपते हुए इधर उधर देखता है, ये किसने किया? सब एक ही पल में मर गए। फिर उसकी नजर बटलर पर जाती है। जो भी हो तू बूढ़े, मैं तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगा। वो एक बड़ा सा फायरबॉल बनाकर सीधे बटलर पर फेंक देता है। बटलर थक चुका है, मेरे पास अब डॉज करने लायक ताकत भी नहीं बची, वो मन ही मन सोचता है। लेकिन जिसने भी अभी हमारी मदद की, उसकी वजह से यंग मास्टर और यंग लेडी बच जाएंगे, बस इतना जानकर ही मुझे सुकून है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद करने ही वाला होता है, तभी धम, फायरबॉल हवा में ही गायब हो जाता है। बटलर चौंक कर आंखें खोलता है। उसके सामने लुकास खड़ा है, जिसने सीधा मुक्का मारकर फायरबॉल को ही खत्म कर दिया। बटलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यंग मास्टर, डाकू बॉस अविश्वास से चिल्लाता है, उसने मेरे फायरबॉल को कैंसिल कर दिया? लेकिन मैं फायर स्नेक से काउंटर कर सकता हूं। वो मंत्र शुरू ही करता है कि लुकास झटके से गायब होता है और अगले ही पल उसकी पीठ के पीछे खड़ा होता है। लुकास ठंडी आवाज में कहता है, अब तू खत्म। वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, फ्रेंटिक बैटल हाई एक्सप्लोजन फिस्ट। उसका मुक्का डाकू लीडर के शरीर पर पड़ते ही बॉस की पूरी बॉडी हवा में चिथड़ों की तरह उड़ जाती है। केवल खून की बौछार बचती है। बटलर जमीन पर बैठा बैठा सदमे में बड़बड़ाता है, ये कैसे हो सकता है? एक छोटा बच्चा इतने हाई लेवल मैच को एक झटके में मार दे? ऐसी बात तो कभी सुनी तक नहीं। लुकास हल्की मुस्कान के साथ कहता है, असल में लगता है मुझे मार्शल आर्ट्स में थोड़ा टैलेंट है। उसी समय हवा में कुछ बदलता है। लुकास को पीछे की तरफ से एक दबा दबा सा डरावना एहसास होता है। वो पलट कर देखता है, वहां एक भयानक सा मॉन्स्टर खड़ा है। चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, शरीर से सड़न की बदबू, पूरी तरह डरावना। मॉन्स्टर दहाड़ता है, तुम सब यहीं मरोगे, कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। वो सीधे लुकास पर झपटा है। लुकास दांत भींचता है, जूलिया को इतना डरावना दानव दिखने भी नहीं दूंगा, इसे जल्दी से निपटाना होगा। मॉन्स्टर का पंजा नीचे आता है। लुकास तेजी से साइड में स्लिप होकर उसके हमले से बचता है, हवा में कूदता है और अपनी मुट्ठी में पूरी ताकत भरता है। वो सीधा मॉन्स्टर के चेहरे पर मुक्का दे मारता है। दानव थोड़ा पीछे डगमगाता है, लेकिन तुरंत ही पागल सा होकर पलटवार शुरू कर देता है। फिर वो चारों तरफ घूमकर जमीन पर पड़े जंजीरों से बंधे डाकुओं की लाशों को उठाना शुरू करता है। एक एक करके उन्हें निगलने लगता है। लुकास हैरान, ये चीज आखिर है क्या? मॉन्स्टर के चेहरे पर एक अजीब सा चिन्ह चमकता है, कोई रहस्यमयी प्रतीक। लुकास समझ जाता है, तो ये वही चिन्ह है जो मुर्दों को कंट्रोल कर रहा है। मॉन्स्टर दोबारा उस पर हमला करने दौड़ता है। लुकास मन ही मन, अगर सीधे बल से बात नहीं बन रही तो अब दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। मॉन्स्टर अपने विशाल पंजे से लुकास को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले लुकास उसकी आंखों के बिल्कुल सामने प्रकट हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, एक्सप्लोसिव ऑनरा पाम। उसके हाथ से निकलती विस्फोटक शक्ति मॉन्स्टर के पूरे शरीर को घेर लेती है। एक तेज धमाके के साथ दानव धूल में बदल जाता है, सिर्फ राख और धुआं बचता है। लुकास थका हुआ हांफते हुए कहता है, आखिरकार ये मॉन्स्टर भी निपट गया। तभी पीछे से जूलिया भागती हुई आती है और सीधे उसे गले लगा लेती है। तुमने सारे बदमाशों को हरा दिया, तुम तो कमाल के हो बड़े भाई। बटलर अब भी शौक में बड़बड़ा रहा है। अभी क्या हुआ?
लुकास को अचानक पीछे से एक और अजीब सी मौजूदगी महसूस होती है। वो मुड़कर देखता है, एक घोड़े पर एक लड़की बंधी हुई है, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ है। वो ऊ करती हुई छटपटा रही है। कट किसी दूसरी जगह एक रहस्यमयी औरत खून पीती हुई दिखाई जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, तो नंबर 44 खत्म कर दिया गया, किसने मार गिराया उसे? वो उठकर चलने लगती है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल सबसे जरूरी है पहले अपनी ताकत वापस हासिल करना। कट वापस कैरेज के अंदर जूलिया धीरे से पूछती है, तो तुम्हारा नाम मेया रास्ता है? बटलर हल्का सोचते हुए बोलता है, रास्ता, ये नाम मैंने कहीं सुना है। जूलिया भी सोचने लगती है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये नाम पहले सुना हुआ है। लुकास शांत स्वर में समझाता है, रास्ता परिवार और रयान परिवार दोनों ही डाक टाउन के आसपास के नोबल हाउसेस हैं। जूलिया की आंखें चमकती हैं। हाँ हाँ, अब याद आया। वो मेया की तरफ मुड़कर पूछती है, वैसे मेया, तुम डाकुओं के हाथ कैसे लग गई? मेया की आंखें भर आती हैं। वो कांपती आवाज में बताने लगती है, कुछ घंटे पहले अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया, हमारे रथ पर चारों तरफ से घेर लिया। वो फ्लैशबैक की तरह बोलती जाती है, हमारे सारे गार्ड एक एक करके मारे गए। मेरी नौकरानी, जो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे तो बहुत ही भयानक तरीके से मार डाला। मैंने चिल्लाकर कितनी बार कहा कि मैं एक कुलीन घराने से हूं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं डाकू सरदार की गंदी लालची नजर मेया पर पड़ती है। जूलिया उसका हाथ पकड़कर दिलासा देती है, अब डरने की जरूरत नहीं है, वो सब मर चुके हैं, अब तुम सेफ हो। बटलर उस रात सबको खाना बांटते हुए कहता है, लेडी में और लेडी जूलिया, आप दोनों पूरे दिन की यात्रा और इस हमले के बाद बहुत थक गई होंगी, थोड़ा खा लीजिए, तबीयत बेहतर लगेगी। लुकास चुपचाप बटलर के पास बैठा है और पूछता है, मिस्टर बटलर, मैया ने जो बातें अभी बताई, आपको नहीं लगता ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है? बटलर गंभीर होकर कहता है, सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगा। लगता है ये डाकू काफी समय से कुलीन बच्चों को ही निशाना बना रहे हैं। लुकास की नजर थोड़ी ठंडी हो जाती है। जादू इस्तेमाल करने वाले डाकू और ऐसे मॉन्स्टर जो मुर्दों को कंट्रोल कर रहे थे। बटलर तुरंत उसे देखता है। युवा स्वामी, लुकास धीमी आवाज में कहता है, लगता है इनके पीछे कोई बहुत खतरनाक राक्षसी ताकत काम कर रही है। बटलर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। मैं इस मामले की रिपोर्ट तुरंत मास्टर को भेजूंगा। आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए युवा स्वामी, और अगर हम लेडी में की स्थिति रास्ता परिवार को सही से बताएं तो हमें उनका सहयोग भी मिल सकता है। फिर वो थोड़ी देर सोचकर आगे कहता है, वैसे भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है। अगली सुबह कर्मना साम्राज्य सीमा क्षेत्र डाकटाउन। जूलिया हल्का मुंह फुलाए बगल में चल रही है। तो तुम सच में डाकन में रुकर घूमने फिरने का प्लान कैंसिल कर रहे हो? लुकास शांत होकर समझाता है, बहुत संभव है कि कल जिन डाकुओं ने हमला किया उनके साथी अभी भी इस शहर में मौजूद हों। हमारी सुरक्षा के लिए सीधे मैजिक अकादमी की तरफ जाना ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज समझो, ये तुम्हारी और मेया दोनों की सेफ्टी के लिए है। मेया तुरंत सिर हिलाती है, लुकास सही कह रहे हैं, मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूँ। लुकास जूलिया को थोड़ा पिघलाने के अंदाज में कहता है, तुम इस शहर के फूड डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहती थी ना? ऐसा करते हैं, जब हम वापस आएंगे तब जो भी खाना चाहोगी सब खिलाऊंगा। जूलिया एकदम से खुश हो जाती है, सच में? थैंक यू बड़े भाई। मेया मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए सोचती है, तुम दोनों सच में बहुत क्लोज हो। बटलर पीछे से बताता है, हम अब शहर के भीतर दाखिल हो रहे हैं, अगर आप चाहें तो खिड़की खोलकर बाहर देख सकते हैं। लुकास और जूलिया दोनों खिड़की से झांकते हैं। वाह, कितना बड़ा और जिंदा दिल शहर है। मेया भी बाहर देखकर कहती है, सच में ये तो राजधानी के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लुकास मन ही मन सोचता है, इस शहर का माहौल काफी हद तक मेरे पिछले जीवन के शहर जैसा ही लग रहा है। कुछ ही देर बाद कैरेज रुक जाती है। बटलर उतरकर कहता है, यहीं तक मैं आप सबको छोड़ सकता हूँ, आगे से आपको खुद ही जाना होगा। लुकास गंभीर लेकिन भरोसे से भरी आवाज में कहता है, चिंता मत कीजिए मिस्टर बटलर, मैं जूलिया की रक्षा करूंगा। जूलिया भी तुरंत कहती है, और मैं भी अपने बड़े भाई की रक्षा करूंगी। लुकास हंसकर कहता है, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, आखिर मेरे साथ जीनियस जादूगरनी जूलिया है। जूलिया मजाक में फूली नहीं समाती, हाँ सब मुझ पर छोड़ दो। बटलर की आंखें नम हो जाती हैं। युवा स्वामी, लेडी जूलिया। मेया लुकास को देखते हुए हल्का शर्माती है। अपनी छोटी बहन से प्रोटेक्ट होने वाला बड़ा भाई, इतना फनी है, लेकिन दोनों कितने दयालु हैं। इनसे मिलकर सच में अच्छा लगा। तभी अचानक बटलर को कुछ याद आता है। ओ, सही कहा, लेडी में आप कभी युवा स्वामी की मंगेतर हुआ करती थी। वो आगे बताता है, बचपन में आप दोनों इतने क्लोज थे कि आपको साथ देखकर दिल खुश हो जाता था, लेकिन जब खबर आई कि लुकास देवताओं द्वारा त्याग दिया गया है और उसमें जादू की कोई क्षमता नहीं है, तब रास्ता परिवार ने सगाई तोड़ दी। अरण मैजिक स्कूल की ओर ट्रांजिशन। नरेशन शुरू होता है। अरण मैजिक स्कूल, जो डाकन के दक्षिण में स्थित है, कर्मिना साम्राज्य के 3 सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। यहाँ दाखिला लेने वाले सभी नए छात्रों को 1 साल बाद एक महत्वपूर्ण परीक्षा देनी होती है। उस एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर उनकी विशेष क्षमता के मुताबिक उन्हें 5 डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। अर्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, विंड डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट और स्पेशल डिपार्टमेंट। अगर कोई छात्र यहाँ लगातार 6 साल तक पढ़ाई करके सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो जाता है तो उसे आधिकारिक मेज की योग्यता मिल जाती है। लुकास मन ही मन जोड़ता है, बेशक यहाँ टॉप क्लास स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है, जो ट्रेनिंग के दौरान ही मेज की परीक्षा पास कर लेते हैं। उन्हें पूरे 6 साल पूरा करने की भी जरूरत नहीं, वो पहले ही ग्रेजुएट हो सकते हैं।
जूलिया थोड़ा उदास होकर कहती है, बहुत अफसोस है, मैं सोच रही थी कि मेया सान के साथ एंट्रेंस एग्जाम दे पाऊंगी। लुकास समझाता है, मेया सान आज सुबह ही अपने परिवार के साथ एग्जाम देने निकल गई होगी। अब वो अपने घर वालों के साथ हैं तो उनकी सुरक्षा की चिंता कम है। अभी हमारा फोकस सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पर होना चाहिए। जूलिया फिर से मुस्कुराती है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो अब सीरियस हो जाते हैं। वैसे रिसेप्शन डेस्क कहाँ है? जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं भीड़ की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वाह, कितनी प्यारी लड़की है। क्या ये भी एंट्रेंस एग्जाम देने आई है? इतनी छोटी लग रही है, मुश्किल से 12 साल की होगी। उसका भाई भी काफी हैंडसम है। कितने लकी होंगे जिसके पास ऐसी क्यूट छोटी बहन हो। भीड़ में से एक लड़की आगे आती है और जूलिया का रास्ता रोकती है। अरे जरा रुको, ये लड़की और कोई नहीं, अरन मैजिक स्कूल स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट मीना है। मीना मुस्कुराकर पूछती है, तुम फिर से चुपके चुपके अपने भाई के पीछे पीछे यहाँ आ गई क्या? जूलिया फौरन हाथ हिलाकर मना करती है, ना ना नहीं, मैं अपने भाई के साथ मिलकर ही एंट्रेंस एग्जाम देने आई हूँ। मीना मन ही मन सोचती है, ये बच्ची एंट्रेंस एग्जाम देने आई है, कहीं यही वो नहीं जिसे एलिट कोर्स की तरफ से डायरेक्ट ऑफर आया था? वो जोर से पूछती है, तुम रयान परिवार की जूलिया हो ना? जूलिया हल्के घमंडी लेकिन प्यारे अंदाज में कहती है, तुम्हें बहुत जल्दी ये बात खुद ही पता चल जाएगी। मीना हंसते हुए कहती है, चलिए मैं तुम्हें रिसेप्शन डेस्क तक छोड़ देती हूँ। जूलिया अचानक रुक जाती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरा भाई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। मीना थोड़ा अजीब चेहरा बनाती है, ओह बिल्कुल, लुकास रेयान, तुम मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए आए हो ना? पीछे खड़े कुछ नोबल घरानों के बच्चे ठहाके मारने लगते हैं। हाँ हाँ, आज भी कोई बेवकूफ मार्शल आर्ट्स पढ़ने अरन मैजिक स्कूल पहुंच गया। मैजिक स्कूल में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बहुत बड़ा मजाक है। मार्शल आर्टिस्ट तो मैजिकल बीस्ट से थोड़े ही बेहतर होते हैं। लुकास ठंडी नजरों से उन्हें देखता है, वही घमंडी नजरें, वही बात हर जगह। एलन मैजिक स्कूल भी अलग नहीं है, यहाँ भी सबको लगता है कि मेज हमेशा मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर है, लेकिन हकीकत में ये लोग बहुत कमजोर हैं। चाहे जेरेमी हो या वो मॉन्स्टर, मेरे सामने सब कीड़े मकोड़े हैं। अगर माँ पापा की खातिर यहाँ दाखिला न लेना होता तो मैं अपना एक सेकंड भी इस जगह पर बर्बाद नहीं करता। मीना मन ही मन थोड़ा गिल्टी होती है, ओह नो, ये सब तो शायद मेरी ही जोर जोर से की गई बातों से शुरू हुआ। वो जल्दी से माहौल बदलते हुए कहती है, लुकास तुम भी मेरे साथ चलो, रजिस्ट्रेशन के बाद मैं तुम्हें एग्जाम वेन्यू तक गाइड कर दूंगी। लुकास हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, ये लड़की बाकी सबसे अलग है, कम से कम रंगीन चश्मे से नहीं देख रही मुझे। वो सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी। मीना उन्हें स्टूडेंट काउंसिल के टेबल पर ले जाती है। यहाँ अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दीजिए और ये लो तुम्हारे एम्ब्लेम्स, इनमें तुम्हारा परीक्षार्थी नंबर स्टोर है। एग्जाम हॉल में एंटर करते समय इन्हें पहनना मत भूलना। वो आगे समझाती है, एंट्रेंस एग्जाम में कुल 3 टेस्ट होंगे। 1, मैजिक लाइट से मैजिकल पोटेंशियल मापा जाएगा। 2, अलग अलग एलिमेंट के स्पिरिट से यह तय होगा कि तुम्हारी एलिमेंटल कंपैटिबिलिटी किस तरफ है। 3, डमी डॉल्स पर तुम्हारी मैजिकल डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट की जाएगी। लुकास पूछता है, मार्शल आर्ट्स के कैंडिडेट्स भी यही टेस्ट देंगे? मीना कंधे उचकाकर हल्के मजाकिया लहजे में बोलती है, हाँ, सबके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम है। फेयरनेस वगैरह की बात कम, क्योंकि मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए अलग टेस्ट बनाना थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है ना। लुकास अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, समझ गया, बस थोड़ा सा जोर दिखाकर इन सबके मार्शल आर्ट्स वाले पूर्वाग्रह को थोड़ा हिलाना पड़ेगा। पोटेंशियल मेजरमेंट एरिया, टीचर ऊंची आवाज में कहते हैं, पहला टेस्ट शुरू करते हैं। सभी कैंडिडेट्स बारी बारी से मैजिक लाइट पर अपना हाथ रखें। एक एक करके बच्चे आते हैं, लाइट अलग अलग रंग में चमकती है। जब लुकास की बारी आती है वो आगे बढ़कर चुपचाप अपना हाथ मैजिक लाइट पर रखता है। कुछ सेकंड बीते हैं, लाइट बिल्कुल भी नहीं चमकती। टीचर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है। हर 100 साल में नहीं, हर 1000 साल में भी ऐसा केस मुश्किल से होता होगा। ये तो मैजिकल पोटेंशियल शून्य दिखा रहा है। पीछे से कोई फुसफुसाता है, मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में भी ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। लुकास टेस्ट से निकलते हुए मन ही मन सोचता है, फिर वही पुरानी बात। तभी अगला कैंडिडेट हाथ रखता है, पूरी जगह पर पर्पल लाइट फैल जाती है। भीड़ एक साथ बोल पड़ती है, वाह, पर्पल लाइट मतलब 10 में से 7 पोटेंशियल। ये तो इस साल के टॉप क्लास कैंडिडेट्स में से एक होगा। लुकास मन में हल्का सा हंसता है, इतने से ही सबके होश उड़ गए, कितने भोले हैं ये लोग। फिर वो जोर से आवाज लगाता है, जूलिया, आज तुम्हें कुछ भी दबाकर रखने की जरूरत नहीं है। जूलिया आंखों में चमक के साथ जवाब देती है, गॉट इट बड़े भाई। वो आगे आती है और मैजिक लाइट पर अपना हाथ रखती है। इस बार पूरी जगह पर गोल्डन लाइट फैल जाती है। पूरा हॉल चुप हो जाता है। टीचर कांपती आवाज में कहते हैं, ये गोल्डन लाइट मैक्सिमम वैल्यू 10 से बस 1 कदम कम। 2 साल पहले भी एक स्टूडेंट ने गोल्डन लाइट दिखाई थी, लेकिन ये बच्ची उससे भी ज्यादा छोटी है। कितना भयानक टैलेंट। जूलिया स्टेज से नीचे उतरते हुए खुशी से उछलती है, बड़े भाई, हे मैं कितनी कमाल हूं ना। लुकास गर्व से मुस्कुराता है, बिल्कुल कमाल हो, आगे चलकर तुम आर्चमेज बनोगी। भीड़ में कोई धीरे से ताना कसता है, एक तरफ जीनियस जादूगरनी, दूसरी तरफ बिल्कुल टैलेंटलेस कचरा, और दोनों भाई बहन। उसके बगल वाला तुरंत उसका मुंह पकड़ लेता है, चुप बेवकूफ, उसकी बहन के सामने भाई को बुरा बोलोगे, जिंदगी भर पछताओगे। किसी और का मजाक उड़ा। एक कचरे के लिए जीनियस को दुश्मन बनाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जूलिया सब सुन लेती है। वो मुड़कर भीड़ की तरफ जोर से बोलती है, अगर किसी ने भी मेरे बड़े भाई को तंग किया तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी।
लुकास मन में खुश होता है। परफेक्ट, जूलिया ने अपना टैलेंट खुलकर दिखा दिया, अब सबका ध्यान उसी पर जाएगा। मुझे शायद थोड़ा शांतिपूर्ण स्टूडेंट लाइफ मिल जाए। एक छोटा सा फ्लैशबैक 3 साल पहले। लुकास खुद से कहता है, पिछले 3 सालों की मेरी निरंतर मेहनत, जूलिया के टैलेंट को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया, आज सबका फल मिल रहा है। कट वापस प्रेजेंट, स्टाफ की आवाज आती है, अब सभी परीक्षार्थी दूसरे टेस्ट स्पिरिट हट की तरफ बढ़ें। लुकास गहरी सांस लेकर सोचता है, आज ही वो दिन है जब मेरी तैयारियां असली मायने में रिजल्ट देंगी। एप्टीट्यूड टेस्ट साइट। जैसे ही जूलिया स्पिरिट्स के पास खड़ी होती है, भीड़ में हलचल मच जाती है। अरे उसे देखो, एक एक करके विंड, फायर, अर्थ, वाटर, सभी एलिमेंट्स के स्पिरिट्स जूलिया के पास आने लगते हैं। कोई हैरान होकर कहता है, मेरे पास तो एक विंड स्पिरिट भी नहीं आ रही, जबकि मेरे पास विंड गॉड से लेवल 6 की ब्लेसिंग है। दूसरा छात्र बोलता है, लेकिन सारी स्पिरिट्स उसके पास ही जा रही हैं। क्या इसका मतलब है कि उसकी कंपैटिबिलिटी हर मैजिक एलिमेंट के साथ अत्यधिक उच्च स्तर की है? यह तो सचमुच डरावनी टैलेंट है। लुकास मन ही मन मुस्कुराता है। मेरी बनाई हुई स्किल मेज मेरिडियन टेक्निक जूलिया की क्षमता को सुरक्षित तरीके से बूस्ट कर रही है। हालांकि वो अभी सिर्फ लेवल 2 पर है, लेकिन एंट्रेंस पास करने के लिए ये काफी से भी ज्यादा है। तभी टीचर घोषणा करते हैं, जूलिया रयान कंपैटिबिलिटी स्कोर 96, सभी एप्लीकेंट्स में सबसे ज्यादा। टीचर उसके पास जाकर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस जूलिया। जूलिया शर्माते हुए मुस्कुराकर झुकती है, थैंक यू टीचर। जैसे ही वो नीचे आती है, उसे महसूस होता है कि सब लोग उसे घूर रहे हैं। वो घबराकर लुकास से चिपक जाती है। बड़े भाई, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? डरावना लग रहा है। लुकास हल्के से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता है, कुछ नहीं हो सकता जूलिया, तुम एक जीनियस हो तो लोग ऐसे ही देखेंगे। दूसरे क्या सोचते हैं उसकी ज्यादा चिंता मत करो, धीरे धीरे इन निगाहों की आदत डालनी होगी। जूलिया गंभीर होकर सिर हिलाती है, आप सही कह रहे हैं, मुझे और स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं बड़े भाई। लुकास मुस्कुराकर, बिल्कुल, बस अपना बेस्ट देना। वो मन में सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि दूसरों की बातें जूलिया को इतना प्रभावित करेंगी। अब से मुझे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। भीड़ की तरफ से किसी स्टूडेंट की फुसफुसाहट आती है, इतनी टैलेंटेड लड़की, मैंने तो सोचा था ये किसी रॉयल ब्लड की होगी, लेकिन उसका भाई तो पूरा बेकार है। तो शायद नहीं। दूसरा लड़का कहता है, उसके भाई का कंपैटिबिलिटी स्कोर क्या होगा, शायद फिर से 0। फिर वो जोड़ता है, जब लुकास हॉल में आया था, सभी स्पिरिट्स उससे दूर भागने के लिए बेचैन थीं। तुमने देखा था उनकी नजर में कितनी नफरत थी। तुम्हें पता है, दूसरे टेस्ट के बाद कुछ अजीब हुआ। जैसे ही लुकास स्पिरिट हट से बाहर आया, एक फायर स्पिरिट वहीं वहीं डिसइंटीग्रेट हो गई। मैं तो लगभग अपनी जगह से कूद गया था। उसका दोस्त कहता है, नहीं यार, स्पिरिट्स इतनी छोटी होती हैं, तुमने शायद गलत देखा होगा। लुकास साइड से गुजरते हुए मन ही मन बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि पहले टेस्ट के दौरान कोई इसे नोटिस भी कर रहा होगा। शायद इसीलिए, क्योंकि मुझे फायर गॉड खुद नफरत की नजर से देखता है। टेस्ट खत्म होने पर फायर स्पिरिट का व्यवहार खास तौर पर खराब था, और जब मैं बाहर निकलने वाला था तो उसने बदला लेने के लिए सीधा मेरी तरफ आग थूक दी। हम फ्लैशबैक में देखते हैं, फायर स्पिरिट उसकी तरफ आग फेंकता है। लुकास बिना घबराए तुरंत एक स्टोन उठाकर सीधे उस स्पिरिट पर दे मारता है। फायर गॉड के एकमात्र सेवक को मेरे साथ इतना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए था। वापस प्रेजेंट, लुकास जूलिया का हाथ पकड़ता है, चलो अब फाइनल टेस्ट की बारी है। वो मुस्कुराकर पूछता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम तीसरे टेस्ट में भी पहला स्थान ले सकती हो? जूलिया मस्ती भरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है, जब तक आप सीरियस नहीं होते बड़े भाई, मैं ठीक रहूंगी। लुकास हंसते हुए कहता है, मैं सीरियस नहीं होऊंगा, आखिर तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं हूं। कट मैजिक डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट साइट। एक छात्र गुस्से से भरा हुआ डमी के सामने खड़ा है। ये बहुत इरिशिएटिंग है कि जीनियस जैसे वो लड़की हमेशा पहला नंबर ले जाती है। मैं इस डमी पर अपना गुस्सा निकालूंगा। उसका दोस्त कहता है, लेकिन अगर वो जीनियस इस डमी को तोड़ दे तो? वो हंसकर जवाब देता है, असंभव, ये डमी स्पेशल मेटल की बनी होती है और इस पर डिफेंसिव मैजिक स्पेल लगा होता है। कर्स क्लास से नीचे की कोई भी अटैक इसे तोड़ नहीं सकता, और इस उम्र का कोई बच्चा कर्स क्लास अटैक नहीं कर सकता। लुकास टेस्ट एरिया को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये मेरे लेवल 6 स्किल्स को चेक करने का बढ़िया मौका है। स्कूल आना इतना भी बुरा नहीं जब फ्री में इतने महंगे इक्विपमेंट टेस्ट करने को मिलते हैं। भीड़ में अचानक धक्का-मुक्की शुरू हो जाती है। अरे लाइन मत काटो, जिन्हें टैलेंट नहीं है वो पीछे जाए, रास्ते से हटो बेकार लोगों। तभी एक लड़की अपनी माइंड पावर से एक लड़के के दिल पर दबाव डालती है। वो लड़का छाती पकड़कर वहीं बैठ जाता है, चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। लड़की की नजर अचानक जूलिया पर पड़ती है। वो आगे बढ़कर पूछती है, तुम ही हो ना जिसने एप्टीट्यूड टेस्ट में 96 स्कोर किया था जूलिया रयान? जूलिया घबराकर लुकास के पीछे छुप जाती है। बड़े भाई, ये महिला बहुत डरावनी है। लुकास शांत होकर पूछता है, और तुम कौन हो? लड़की थोड़ा अकड़कर जवाब देती है, मैं हूं एम्परर की पोती एवा मिरांडा। हमें मिरांडा परिवार के बारे में बताया जाता है, एम्पायर के उत्तरी हिस्से के 3 महान कुलीन घरानों में से एक। इन्होंने कभी एक पौराणिक जादूगर को जन्म दिया था। लुकास मन में जोड़ता है, इस लड़की की माँ किरिया कैथरीन मिरांडा परिवार से थी, मतलब यह लड़की मेरी माँ के छोटे भाई साइन मिरांडास की बेटी है, यानी ये मेरी चचेरी बहन है। लुकास सीधे पूछता है, एवा तुम अब कितने साल की हो? एवा भड़कर कहती है, 15।
लुकास शांत चेहरा बनाकर बोलता है, मुझे ऐसे मत घूरो, हम कजिन हैं। एवा गुस्से से फट पड़ती है, मैंने कभी किसी कजिन के बारे में नहीं सुना, तुम कितने बदतमीज हो, मैं तुम्हें सबके सामने जलील करूंगी। इतना कहकर वो माइंड पावर से लुकास और जूलिया पर अटैक करती है। अब तुम दोनों यहाँ जोकर की तरह नाचोगे। लेकिन अगले ही पल एवा का चेहरा बदल जाता है, जैसे उसके स्पेल ने काम ही न किया हो। लुकास की आंखें हल्की ठंडी हो जाती हैं। जिस रिश्तेदार से तुम अभी अभी मिली हो उस पर माइंड कंट्रोल मैजिक इस्तेमाल कर रही हो। मिरांडा परिवार में तुम्हें किस तरह की शिक्षा दी जाती है। और ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो आप लोग बताओ कि आपको कैसा लगा ये न्यू सीरीज, कमेंट में जरूर बताना। एवा सदमे में बुदबुदाती है, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन ये तो मेरा सबसे अच्छा स्पेल था। लुकास मन ही मन सोचता है, क्या तुमने सच में सोचा था कि इतनी बचकानी स्पेल से तुम एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट को काबू में कर सकती हो। तभी टीचर की आवाज गूंजती है, अगला व्यक्ति। लुकास रायन, कृपया तैयार हो जाइए। लुकास कहता है, मुझे अब जाना होगा। एवा जूलिया की ओर उंगली उठाकर बोलती है, इतना खुश मत हो, इस टेस्ट में पहला स्थान मैं ही हासिल करूंगी। लुकास पॉइंट टेबल की ओर देखता है और सोचता है, तो एवा दूसरे स्थान पर है। वह जूलिया को चुनौती देने आई है जो अभी पहले स्थान पर है। माफ करना, लेकिन अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए मैं जूलिया को पहला स्थान छोड़ने नहीं दे सकता। लुकास जूलिया से पूछता है, जूलिया तुम्हें कैंडी चाहिए? जूलिया खुशी खुशी जवाब देती है, हाँ बड़े भाई, क्या ये अच्छी है? अगले ही पल जूलिया जोर जोर से खांसने लगती है। आपने झूठ बोला बड़े भाई, ये कैंडी नहीं थी, ये तो बहुत ज्यादा कड़वी दवाई थी। लुकास थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, माफ करना जूलिया, ये दुर्लभ सामग्री से बना एक खास मैजिक पोर्शन है, तुम्हें जल्दी ही इसका असर दिखेगा। तभी टीचर कहते हैं, लुकास स्टेज पर आओ। लुकास जाते हुए बोलता है, मैं अगली बार स्वाद पर जरूर काम करूंगा, मैं चलता हूं। जूलिया नाराज होकर कहती है, आपने पिछली बार भी यही कहा था, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं है भाई। टीचर लुकास से कहते हैं, कृपया इस डमी पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करें, हम इसकी विनाशकारी क्षमता का मूल्यांकन करेंगे और फिर आपको अंतिम ग्रेड देंगे। अब शुरू कीजिए। लुकास जवाब देता है, मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। टीचर हैरानी से लुकास को देखते हैं। लुकास आगे पूछता है, अगर मैं इसे बस मार दूं तो क्या वह ठीक रहेगा? इसके बाद लुकास मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की इमारत को देखकर कहता है, मुझे पहले ही अंदाजा था कि यहां से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या हम सच में इसमें रह सकते हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर जाएगी। वह अंदर जाते हुए कहता है, खैर कम से कम यहां मैं बिना किसी के परेशान किए शांतिपूर्ण स्कूल जीवन जी पाऊंगा। तभी एक छात्र अचानक सामने आकर बोलता है, यो तुम लुकास हो ना, जिसने टॉप मार्क्स के साथ मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है? मिलकर अच्छा लगा। मैं काई टैरोई हूँ, मैं भी इसी डिपार्टमेंट से हूँ। काई आगे कहता है, मैंने तुम्हें उस डमी डोल पर पंचिंग करते देखा था, तुम सच में कमाल हो। लुकास जवाब देता है, बस किस्मत अच्छी थी। तभी मार्शल डिपार्टमेंट का बटलर आता है और कहता है, आपका कमरा दूसरी मंजिल पर है, ये रही आपकी चाबियां। काई कहता है, एक ही कमरा है, चलो साथ चलते हैं। लुकास बोलता है, हाँ चलो देखते हैं, कमरा 300 यही है। ये देखकर काई चौंक जाता है। एक छात्र कहता है, मिलकर अच्छा लगा, मैं कोलिंस हूँ, लगता है आज से हम रूममेट्स हैं। दूसरा छात्र बोलता है, मैं शार्प हूँ, मिलकर अच्छा लगा। काई चारों ओर देखकर चिल्लाता है, ये कमरा क्या बकवास है, ये तो सुअर के बाड़े से भी बदतर है। तभी काई एक मकड़ी देखकर डर जाता है और लुकास से कहता है, अरे लुकास, तुम सच में इस गंदे कमरे में रहने वाले हो? कितनी खराब जगह है। काई जोर से बोलता है, जो भी यह कमरा साफ करेगा उसे मैं यह सिखा दूंगा। दोनों छात्र तुरंत बोलते हैं, जी सर। लुकास मन में सोचता है, सिर्फ एक बार की सफाई के लिए इतनी रकम, ये तो एक आम आदमी की महीने की कमाई से भी कहीं ज्यादा है। जैसा कि उम्मीद थी, टैरोई परिवार के बेटे का यही रवैया है। काई बोलता है, मैंने ऐसे कूड़ेदान में रहने के लिए साइन अप नहीं किया था। लुकास कहता है, खैर खैर, यही है प्रसिद्ध एलन मैजिक स्कूल, माहौल धीरे धीरे सुधर जाएगा। काई सहमति में सिर हिलाता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। वह फिर से मकड़ी देखकर डर जाता है और लुकास के पीछे छिपते हुए कहता है, यह तो लगभग जेल की कोठरी जैसी जगह है। लुकास कहता है, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो स्टूडेंट काउंसिल के सदस्य तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे। इसके बाद कमरा दिखाया जाता है जो पूरी तरह साफ हो चुका होता है। काई खुश होकर बोलता है, अच्छा काम किया, ये रहा तुम्हारा इनाम, अब से मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। रूममेट्स के तौर पर मैं डार्क टाउन में काफी जाना पहचाना हूं। दोनों छात्र खुश हो जाते हैं। लुकास मन में सोचता है, वह घमंडी है लेकिन उसे नापसंद भी नहीं किया जा सका। तभी बटलर आकर कहता है, मैं आप सभी की वर्दियां देने आया हूं, इन्हें बदलिए और हॉल में होने वाले प्रवेश समारोह में हिस्सा लीजिए। काई चौंक कर बोलता है, ये क्या है? चूहे जैसी सस्ती वर्दी? अगर मैं इसे पहनूंगा तो बिल्कुल लूजर लगूंगा। दोनों छात्र कहते हैं, इतनी भी बुरी नहीं है। लुकास बोलता है, मुझे लगता है समारोह में वे सब समझाएंगे, लेकिन साफ है कि इस स्कूल में छात्रों की बात सुनी जाती है। अगर हम बेहतर व्यवहार की मांग करें तो शायद वर्दी भी बदलवा सकें। काई कहता है, चलो हॉल चलते हैं। लुकास बुदबुदाता है, इतना भोला। इसके बाद विशाल हॉल का प्रवेश द्वार दिखाया जाता है। लुकास पुरानी और थोड़ी गंदी वर्दी में दिखाई देता है। वह अंदर देखकर सोचता है, हॉल सच में बहुत सुंदर है। मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के छात्र बोलते हैं, वाह कितना शानदार हॉल है। दूसरा छात्र कहता है, हमारी जगह की तुलना में यह कहीं बेहतर है। लुकास इधर उधर देखता है और सोचता है, जूलिया कहाँ है? काई कहता है, अपनी बहन को ढूंढ रहे हो, एलिट कोर्स वाले सामने की पंक्ति में बैठे हैं। ठीक वहीं। तभी जूलिया दिखाई देती है, वह बेहद खूबसूरत लग रही होती है। काई कहता है, एलिट कोर्स की वर्दी सच में अलग स्तर की है, मार्शल आर्ट्स के छात्रों को सबसे पीछे बैठना पड़ता है।
अगर बात करनी है तो अभी कर लो। लुकास कहता है, ठीक है चलो अपनी सीटों पर चलते हैं। लुकास सोचता है, ये वर्दी जूलिया पर सबसे ज्यादा झांच रही है। हमारी सीटें बहुत दूर हैं। साफ दिख रहा है कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ ही भेदभाव हो रहा है। लुकास अपनी सीट पर बैठता है और सामने एक लड़की को देखता है। अचानक स्टेज पर फायर लोटस बनता है। एक छात्र बोलता है, नए छात्रों, आज अपने आप को सम्मानित समझो। भविष्य के महान जादूगर और हमारे स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष थियोडोर फॉर्मेल। भीड़ में कई लड़कियां बोल उठती हैं, कितना कूल है, उनका ऑरा कमाल का है। ग्रेजुएशन से पहले लेवल 6 जादू, ये तो गजब की प्रतिभा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। थियोडोर आगे बताता है कि एलन मैजिक स्कूल में पॉइंट सिस्टम हर चीज की नींव है। जादुई कौशल, कीमती किताबें, अधीनस्थ जादुई जानवर, दुर्लभ सामग्री, यहाँ तक कि महान मास्टर्स का मार्गदर्शन भी पॉइंट्स से मिलता है। वह समझाता है कि श्रम से मिलने वाले पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, जबकि विभागीय इवेंट्स और मॉन्स्टर हंटिंग से ज्यादा पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं। लुकास मुस्कुराकर सोचता है, मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज, ये तो मेरे लिए ही बना हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड है। फिर कुछ घंटों बाद का दृश्य दिखाया जाता है। कमरे के अंदर का एक गहरी नींद में सो रहा होता है। उसकी सांसें भारी चल रही होती हैं। लुकास धीमी आवाज में कहता है, ट्रैंक्विलिटी अगरबत्ती के असर की वजह से मेरे रूममेट्स पूरी तरह गहरी नींद में हैं। आखिरकार अब मैं मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज जा सकता हूँ। वह खिड़की की तरफ देखता है और सोचता है, मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट स्कूल के मैदान के ठीक पीछे छात्रावास के पीछे स्थित है। दूसरे शब्दों में, अगर मैं उस दीवार को पार कर लूं तो सीधे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में पहुंच जाऊंगा। तभी लुकास अपने पैरों में शक्ति इकट्ठा करता है। उसके शरीर से हल्की ऊर्जा निकलती है। वह जमीन पर जोर लगाता है और दीवार के ऊपर से एक लंबी छलांग लगा देता है। दीवार पार करते ही घना जंगल दिखाई देता है। लुकास चारों तरफ नजर डालते हुए कहता है, तो यही है मैजिकल बीस्ट माउंटेन। उसी समय उसके पीछे से सरसराहट की आवाज आती है। एक विशाल मेंढक दानव फ्रॉग मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लुकास पलटा है और बिना देर किए उछलता है। वह सीधा मेंढक दानव के ऊपर पहुंच जाता है। मेंढक चौंक कर ऊपर देखता है। लुकास उसके सींग को मजबूती से पकड़ लेता है। अगले ही पल जंगल में जोरदार विस्फोट होता है। पेड़ हिल जाते हैं। धुआं चारों तरफ फैल जाता है। कुछ सेकंड बाद दृश्य साफ होता है। मेंढक दानव जमीन पर पापड़ की तरह छपटा पड़ा होता है। लुकास उसका सींग निकालते हुए बोलता है, विशाल ब्लैक हॉर्न फ्रॉग। जहरीले ब्लैक हॉर्न फ्रॉग के सींग आमतौर पर जादुई औषधियां बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें पॉइंट्स में बदला जा सकता है। वह आगे सोचता है, एलन मैजिक स्कूल के संग्रह में पौराणिक मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स मौजूद हैं। मार्शल गॉड द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल पाने के लिए मुझे बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लुकास आंखें बंद करता है और कहता है, पहले आसपास के जादुई जानवरों के इलाकों का अंदाजा लगाता हूँ। वह लोकेशन सर्च कौशल का उपयोग करता है। तुरंत जंगल में कई चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। चारों तरफ अलग अलग मॉन्स्टर्स की मौजूदगी महसूस होती है। एक लेवल एक शेल माउस दिखाई देता है। अचानक लुकास आगे बढ़कर कराटे चॉप मारता है। शेल माउस वहीं ढेर हो जाता है। फिर एक लेवल 2 नाइट बैट हवा में उड़ता है। लुकास उछलकर उसे किक मारता है। इसके बाद एक लेवल 3 मैजिक रस लेपर्ड झाड़ियों से निकलता है। लुकास सीधा पंच करता है। जंगल में लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ देर बाद लुकास रुकता है और कहता है, आज अच्छी कमाई हुई। पॉइंट्स के लिए बदली जाने वाली सामग्री भी मिली और बॉडी रिफाइनिंग के लिए जरूरी चीजें भी। आसपास देखता है और भौहें चढ़ाता है। फिर भी यह इलाका अजीब तरह से शांत है। जादुई जानवरों के निशान बहुत कम हैं। क्या आसपास कोई ताकतवर जादुई जानवर रहता है? वह फिर से अपनी सर्चिंग शक्ति का इस्तेमाल करता है। तभी सामने एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के भीतर से खतरनाक आभा बाहर निकल रही होती है। लुकास हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मिल गया। ये लगभग 1 किलोमीटर दूर है और इसने मेरी मौजूदगी भी महसूस कर ली है। लुकास गुफा के बाहर पहुंचता है। अंदर से भारी कदमों की आवाज आती है। अगले ही पल एक लेवल 6 आइस फायर वुल्फ बाहर निकलता है। वुल्फ और लुकास आमने सामने खड़े होते हैं। लुकास मुस्कुराकर कहता है, समझ गया, भेड़िया होने की वजह से इसमें क्षेत्रीय भावना बहुत मजबूत है। भेड़िया दहाड़ता है। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज जाती है। लुकास कहता है, चलो शुरू करते हैं। लुकास अपनी बात पूरी भी नहीं करता कि भेड़िया दानव अचानक जमीन पर जोर से पैर पटकता है। बर्फीली हवा चारों तरफ फैल जाती है। अगले ही पल वह तेजी से लुकास की तरफ झपटा है। लुकास भी बिना देर किए आगे बढ़ता है और पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया दानव फुर्ती से साइड में हट जाता है। अचानक उसके मुंह से ठंडी हवा निकलती है। एक आइस अटैक सीधे लुकास की ओर आता है। लुकास अपना हाथ आगे करता है, लेकिन बर्फ उसकी बाह पर जम जाती है। उसका हाथ पूरी तरह ठंड से जकड़ जाता है। लुकास भौहें चढ़ाकर कहता है, तेज है। अगले ही पल वह जमे हुए हाथ से ही भेड़िया दानव के चेहरे पर जोरदार पंच मार देता है। बर्फ टूटती है और धमाके के साथ भेड़िया दानव दूर जाकर जमीन पर गिरता है। लुकास बोलता है, अगर मैंने और ज्यादा ट्रेनिंग की होती तो मैं अभी इसकी टांग ही उड़ा देता।
वह आगे बढ़कर कहता है, उठो, तुम बस इतने में खत्म नहीं हुए हो, है ना? भेड़िया दानव बड़ी मुश्किल से उठा है, उसकी सांसें भारी हो चुकी होती हैं। अचानक वह आग इकट्ठा करता है, उसके मुंह के सामने लाल नारंगी लपटें बनती हैं। अगले ही पल वह जोरदार फायर अटैक लुकास की तरफ छोड़ देता है। भेड़िया दानव मन में सोचता है, अब यह इंसान मर गया। वह खुश होकर दहाड़ता है, लेकिन धुएं के हटे ही दृश्य साफ होता है। लुकास बिल्कुल ठीक खड़ा होता है, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं होती। भेड़िया दानव यह देखकर पीछे हट जाता है, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। अचानक लुकास सामने आता है और एक बेहद खतरनाक पंच मारता है। भेड़िया दानव के मुंह से खून निकलता है, वह कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरता है। लुकास बोलता है, आग और बर्फ जैसे विपरीत गुणों को इतनी आजादी से इस्तेमाल करना, तुम सच में साधारण जादुई जानवर नहीं हो। भेड़िया दानव लुकास को घूरता है, उसकी आंखों में अब डर साफ झलक रहा होता है। लुकास डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम एक दुर्लभ जादुई जानवर हो? भेड़िया दानव कांप जाता है। अचानक वह अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है। बर्फ और आग दोनों एक साथ इकट्ठी होती हैं। ड्यूल अटैक! वह दोनों तत्वों से हमला करता है। लुकास भौहें सिकोड़कर कहता है, यह पानी की भाप? क्या यह भागने की कोशिश कर रहा है? लुकास अपनी शक्ति फैलाता है, भाप कुछ ही सेकंड में छंट जाती है। तभी वह देखता है कि भेड़िया दानव जंगल की तरफ भाग रहा है। लुकास आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वह छलांग लगाता है और भेड़िया दानव की पूंछ पकड़ लेता है, फिर उसे जमीन से उठाकर जोर से पटक देता है। धरती हिल जाती है। लुकास हंसते हुए बोलता है, बड़े जादुई जानवरों से लड़ने में सच में मजा आता है, इससे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलने चाहिए। अचानक भेड़िया दानव आखिरी ताकत लगाकर लुकास पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। लुकास जमीन पर फिसलते हुए रुकता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। भेड़िया दानव फिर से आग का हमला करता है। लुकास हमला चकमा देता है और आगे बढ़ता है। भेड़िया दानव दोबारा आग छोड़ता है। लुकास उस आग को काटते हुए पंच मारता है और कहता है, शांत रहो पिल्ले। जोरदार धमाका होता है, जमीन फट जाती है। भेड़िया दानव उड़ता हुआ पीछे गिरता है। वह जमीन पर पड़ा सोचता है, क्या मैं यहीं मरने वाला हूं? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, ये मेरा आखिरी उपाय है। अचानक वह धीरे धीरे उठता है, फिर लुकास के सामने झुक जाता है। वह पूरी तरह सिर झुकाकर बो डाउन करता है, फिर अपने सामने दो चमकते हुए बीस्ट कोर रख देता है। लुकास चौंकता है और बोलता है, बीस्ट कोर? फिर वह समझाने लगता है, इस दुनिया में कुछ जादुई जानवर अपने शरीर में बीस्ट कोर के साथ पैदा होते हैं। यह एक दुर्लभ जादुई सामग्री होती है। यह जानवर की पूरी जिंदगी की शक्ति का स्रोत होती है। अगर किसी इंसान के खून की एक बूंद भी बीस्ट कोर को छू ले, तो वह जादुई जानवर उस इंसान का अधीनस्थ बन जाता है। लुकास भेड़िया दानव से पूछता है, क्या तुम मेरा अधीनस्थ जादुई जानवर बनना चाहते हो? भेड़िया दानव सिर झुकाकर जवाब देता है, हाँ मास्टर। लुकास कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। लुकास मन में सोचता है, ये तो अप्रत्याशित शिकार है। लेवल 6 का अधीनस्थ जादुई जानवर, ये तो जादूगरों के बीच भी बेहद दुर्लभ है। हालांकि ये बहुत बुद्धिमान नहीं लगता। सच में ताकतवर जादुई जानवर गर्वित होते हैं और इंसानों के अधीन नहीं होते। तभी लुकास अपनी उंगली काटा है, खून की बूंद बीस्ट कोर पर गिरती है। वह बोलता है, इसे खाओ। भेड़िया दानव बीस्ट कोर निगल लेता है। वह बोलता है, मास्टर। लुकास इधर उधर देखता है और चौंकता है। ये आवाज? भेड़िया दानव जवाब देता है, मास्टर, ये मैं हूं। लुकास सोचता है, मैं अब इसके शब्द समझ सकता हूं। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा बच्चा, मैं तुम्हें उरू कहूंगा। उरू सिर हिलाकर कहता है, समझ गया। लुकास आगे सोचता है, तो क्या इसका मतलब है कि ये पूरा इलाका अब मेरा है? उरू बोलता है, मास्टर, मेरा खजाना इस तरफ है, आइए। लुकास चलते हुए कहता है, तुम काफी विचारशील हो। तभी उसे तेज बदबू महसूस होती है। लुकास देखता है और कहता है, लेवल 6 जादुई जानवर की पूरी खाल, आयरन आर्म मंकी की हड्डियां और यहां तक कि रत्न भी। वह आगे बोलता है, ये तो सच में खजाने का ढेर है। अब मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। उरू तुरंत बोलता है, मास्टर, मेरा खजाना सिर्फ यही नहीं है, इधर आइए। लुकास देखता है कि वहां कई बीस्ट कोर पड़े हैं। वह बोलता है, यहाँ सारे बीस्ट कोर लेवल 3 या उससे ऊपर के हैं, यहाँ तक कि 2 लेवल 6 वाले भी। उरू जवाब देता है, पानी और आग के गुण वाले बीस्ट कोर मैंने लेवल अप करने के लिए खा लिए। लुकास सोचता है, लेवल अप करने के लिए अपने बराबर या उससे ताकतवर जादुई जानवरों के बीस्ट कोर खाने पड़ते हैं। इसका मतलब उरू ने कम से कम 2 बराबरी के दुश्मनों को मारा है। बिल्कुल भी बुरा नहीं। इसके बाद लुकास उरू को दवा देता है और कहता है, बहुत अच्छा किया, ये रहा इनाम। उरू खुशी से बोलता है, अच्छी गंध। उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। लुकास कहता है, ये रिकवरी दवा है, ये जादुई जानवरों पर भी काम करती है। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम यहाँ खजाने की रक्षा करना। उरू जवाब देता है, मुझ पर छोड़ दीजिए मास्टर, ये मेरा पहला मिशन है। लुकास बोलता है, मैं अब जा रहा हूं, बाद में वापस आऊंगा। फिर सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की क्लासरूम बिल्डिंग दिखाई देती है। छात्र धीरे धीरे क्लास में प्रवेश कर रहे होते हैं। लुकास जम्हाई लेते हुए अपनी सीट पर बैठा है और सोचता है, मैं पूरी रात जागता रहा, लेकिन ट्रैंक्विलिटी अगरबत्ती की वजह से मेरी थकान पूरी तरह खत्म हो गई है। मैं तो बस अपने इकट्ठा किए हुए खजाने गिन रहा था। लेकिन उरू बार बार बीच में बोलकर ध्यान भटका रहा था। तभी क्लासरूम की घंटी बजती है। कुछ छात्र इधर उधर देखने लगते हैं। एक छात्र फुसफुसाकर कहता है, टीचर कहाँ है? दूसरा बोलता है, क्या टीचर्स को नए छात्रों के पहले लेक्चर के लिए क्लासरूम में इंतजार नहीं करना चाहिए? तीसरा छात्र परेशान होकर कहता है,
यहाँ कोई क्यों नहीं है? काय चारों ओर देकर बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए टीचर असाइन करना ही भूल गया हो? लुकास तुरंत जवाब देता है, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुलता है। तभी एक आदमी लड़खड़ाते हुए अंदर आता है और बोलता है, मैंने बहुत ज्यादा पी ली। अगले ही पल वह अपना शरीर सीधा करता है। उसके पैरों में जमीन फटने जैसी ताकत दिखाई देती है। वह दरवाजा पूरी शक्ति से बंद कर देता है। छात्र चौंक जाते हैं। वह आदमी गंभीर आवाज में कहता है, मैं हंटर हूँ, तुम सबका मार्शल आर्ट्स होम रूम टीचर। अब क्लास शुरू होती है। हंटर सामने रखी किताब उठाता है, उसे पलटा है और फिर वहीं जमकर खड़ा हो जाता है। काय लुकास के कान में फुसफुसाकर बोलता है, यही है हमारा होम रूम टीचर, इसमें तो जरा सी भी सभ्यता नहीं है। अगले ही पल थप, चाक सीधी उड़कर काई के सिर पर लगती है। पूरा क्लासरूम गूंज उठता है। काई दर्द से चीख पड़ता है, आ। कुछ छात्र हैरानी से बोलते हैं, वह अचानक क्यों चिल्लाया? दूसरा कहता है, कौन जाने। लुकास हंटर को ध्यान से देखता है और मन में सोचता है, यह चाल, इतनी तेज हरकतें, यह आदमी जरूर कोई अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट है, शायद लेवल 5 या लेवल 6। हंटर ठंडी आवाज में बोलता है, अब से मेरी अनुमति के बिना कोई भी बोलेगा नहीं, मैं उपस्थिति ले रहा हूं। वह नाम पुकारता है, टीसी। टीसी खड़ी होकर कहती है, प्रेजेंट सर। लुकास रायन। लुकास जवाब देता है, प्रेजेंट सर। लुकास मन में सोचता है, मैंने इस लड़की को प्रवेश समारोह में देखा था। जब बाकी सभी उत्साहित थे तब वह अकेली चुपचाप बैठी हुई थी। हंटर चारों ओर नजर घुमाता है और बोलता है, ठीक है, सब मौजूद हैं। वह किताब की ओर देखता है और अचानक रुक जाता है। ओह, मैं पाठ्य पुस्तक भूल गया। हंटर टीशी की ओर देखता है और कहता है, टीशी, मैं तुम्हें क्लास प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ। मेरे रिसर्च लैब में जाओ और पाठ्य पुस्तक ले आओ। टीशी थोड़ी झिझकते हुए बोलती है, क्या मैं? हंटर बिना भाव बदले जवाब देता है, हाँ। अचानक काई गुस्से में चिल्ला उठता है, रुको एक मिनट। क्लास प्रतिनिधि का चयन उम्मीदवारों के बीच निष्पक्ष प्रतियोगिता से होना चाहिए। मेरे वंश और मेरी क्षमता को देखते हुए मैं थपप। एक और चाक सीधी काई के सिर पर लगती है। हंटर ठंडे स्वर में बोलता है, मैंने पहले ही कहा था, मेरी अनुमति के बिना बोलना मना है। इसके बाद हंटर क्लासरूम से बाहर निकलते हुए कहता है, पाठ्य पुस्तक बांट देने के बाद आज सब लोग खुद से पढ़ेंगे। टीशी झुकर जवाब देती है, जी सर। टीशी मन में सोचती है, मैंने सिर्फ प्रवेश परीक्षा ही पास नहीं की, मुझे क्लास प्रतिनिधि भी बना दिया गया। मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी। मैं अपनी किस्मत जरूर बदलूंगी। कई सिर पकड़कर कराहता है, बहुत दर्द हो रहा है। यह तो सीधा शारीरिक दंड देने वाला टीचर है। लुकास शांत स्वर में बोलता है, उसमें कुछ अजीब जरूर है। काय झुंझलाकर कहता है, हाँ, चलो मिलकर प्रशासन से इसकी शिकायत करते हैं, इसे नौकरी से निकलवाते हैं। लुकास हंटर की चाल याद करता है और सोचता है, जिस तरह वह अपना वजन स्थानांतरित करता है, यह साफ दिखाता है कि उसे पहले गंभीर चोटें लगी होंगी। घायल होने से पहले वह कितना ताकतवर रहा होगा। लुकास काय से कहता है, मैंने उसे रिपोर्ट करने की बात नहीं की। काय चौंकर बोलता है, क्या तुम आदमी भी हो? लुकास हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, इतना शक्तिशाली व्यक्ति हमारा होम रूम टीचर है। ये काफी दिलचस्प है। ये स्कूल मेरे सोच से कहीं ज्यादा मजेदार हो सकता है। 1 घंटे बीत चुके होते हैं। अब सीन कैंटीन के सामने शिफ्ट होता है। काय गुस्से में बोलता है, उस बेवकूफ टीचर ने हमें पूरी सुबह सेल्फ स्टडी करने पर मजबूर कर दिया। कितना गैर जिम्मेदार इंसान है। मन मर्जी से क्लास रिप्रेजेंटेटिव तय कर दिया। सच में भयानक टीचर है। तभी जूलिया बोलती है। उसी वक्त बड़ा भाई ल्यूकास उससे पूछता है, तुम्हारा पहला क्लास कैसा रहा? जूलिया मुस्कुराकर जवाब देती है, हमारी होमरूम टीचर मिस लिंडा बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते क्लास प्रतिनिधि बनने के लिए पूरी कोशिश करने को प्रेरित किया। काय बीच में बोलता है, हाँ, क्लास प्रतिनिधि का फैसला हमेशा नामांकन के 1 हफ्ते बाद ही होता है। जूलिया जिज्ञासा से पूछती है, क्या मार्शल आर्ट्स क्लास का प्रतिनिधि पहले ही तय हो गया? क्या आपको चुना गया बड़े भाई? ल्यूकास सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैं नहीं। इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि चलो जल्दी लंच कर लेते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ की कैंटीन वाकई अच्छी है। जूलिया खुशी से बोलती है, सच में? चलो चलते हैं। फिर दोहराती है, चलो चलते हैं। पीछे से काय चिल्लाता है, अरे मेरा इंतजार तो करो। एलन मैजिक स्कूल में खाने पीने तक की हर चीज पूरी तरह पॉइंट एक्सचेंज सिस्टम पर चलती है। नए छात्र जिन्होंने अभी अभी नामांकन किया होता है, वे शुरुआत में सिर्फ एक बार ही नकद को पॉइंट्स में बदल सकते हैं। हालांकि हर डिपार्टमेंट का एक्सचेंज रेट अलग अलग होता है। तभी बेहद स्वादिष्ट खाना दिखाया जाता है। जूलिया उत्साह से कहती है, बहुत स्वादिष्ट है बड़े भाई, आपको भी खाना चाहिए। का यह सब देकर चौंक जाता है। वह ल्यूकास और जूलिया को देखता है और मन ही मन रोते हुए सोचता है, एक ही सिक्के के बदले एलिट कोर्स को 100 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट को सिर्फ 10 पॉइंट्स। ये तो सीधा अपमान है। तभी एक टीचर सख्ती से एक छात्र से कहती है, ये पहले से तय है, मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट को 10 पॉइंट्स ही मिलते हैं। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो बाहर निकलो। काय गुस्से में बड़बड़ाता है, यहाँ तो टीचर्स भी खुलेआम मार्शल आर्ट्स के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। टीचर ठंडे लहजे में जवाब देती है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुलीन हो या आम। जिन छात्रों में प्रतिभा नहीं है उन्हें बस मेहनत से पॉइंट्स बचाने होंगे। काय मन ही मन सोचता है, यहाँ नामांकन करके ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने मानवाधिकार ही खो दिए हों। तभी जूलिया काय का हाथ पकड़ती है और कहती है, काय भाई, आपको भी खाना चाहिए? यह सुनकर काय का चेहरा खिल जाता है। वह खुशी खुशी सोचता है, जूलिया कितनी दयालु लड़की है। ल्यूकास उसे देखकर बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्शन है। तभी मियाँ आकर बोलती हैं, ल्यूकास, जूलिया, हम फिर मिल गए।
जूलिया खुशी से कहती है, मियाँ चलो साथ में खाते हैं। मियाँ हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं पहले ही खा चुकी हूँ इसलिए मैं ठीक हूँ। मैंने आज के लिए धन्यवाद के तौर पर कुकीज बनाई है, क्या तुम कुछ लेना चाहोगी? जूलिया कुकी खाते हुए बोलती है, वाह धन्यवाद। ल्यूकास भी कहता है, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। जूलिया तारीफ करते हुए बोलती है, तुम वाकई बहुत अच्छी कुक हो मियाँ। काय तुरंत बोल पड़ता है, मुझे भी दो, ये तो टैरोई परिवार की खास मिठाइयों को टक्कर दे रही है। मियाँ शांति से कहती हैं, मिलकर अच्छा लगा, मैं काई टैरोई हूँ। मियाँ तुरंत जवाब देती हैं, मैं मियाँ रास्ता हूँ, आपकी प्रशंसा से मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। काय ल्यूकास की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम ऐसी खूबसूरत लड़की को जानते हो, बुरा नहीं है यार। ल्यूकास मन ही मन सोचता है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बता सकता कि ये मेरी पूर्व मंगेतर है। मियाँ जाते जाते जूलिया को अलविदा कहती है। जूलिया भी मुस्कुराकर जवाब देती है, मियाँ हम फिर मिलेंगे। ल्यूकास सोचता है, जैसा कि उम्मीद थी, कैंटीन में परिचितों से मिलने की दर वाकई बहुत ज्यादा है। तभी वाइस प्रेसिडेंट जूलिया से पूछती है, कैंटीन का खाना कैसा है? वह अजीब नजर से ल्यूकास को देखते हुए कहती है, हेलो ल्यूकास। ल्यूकास ऊपर की तरफ देखता है और सोचता है, यह सीनियर थियोडोर है, ऐसी जगह पर भी वह आग के जादू से उड़ रहा है, उसे दिखावा करना सच में पसंद है। थियोडोर एक जगह बैठते हुए बोलता है, बाल बाल बचा, दवा की बदौलत मैं मुश्किल से लेवल 6 जादू का इस्तेमाल कर पाया, जिससे मैं जूनियर्स के सामने कूल दिख सका। ल्यूकास मन में सोचता है, प्रवेश समारोह के बाद जब मैंने उसकी ये अकेली बड़बड़ाहट सुनी थी, तब तक मुझे वह सच में कमाल का लगता था। अचानक ल्यूकास पीछे देकर बोलता है, टीचर हंटर वो कहाँ जा रहा है? टीचर पूरी तरह नशे में होता है। तभी हंटर एक कमरे में प्रवेश करता है। दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर्स आपस में कहते हैं, हंटर फिर से सबसे आखिर में आया। मैंने सोचा था कि मार्शल आर्ट्स का होम रूम टीचर बनने के बाद वह सुधर जाएगा, मगर उसके साथ जो हुआ उसके बाद कुछ नहीं किया जा सका। हंटर अपने ही अंदाज में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। एक टीचर चिंता भरी नजरों से उसे देखती है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, सब लोग आ चुके हैं, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। वह आगे कहते हैं, आज का एजेंडा मैजिकल बीस्ट टेमिंग टूर्नामेंट के बारे में है। तभी बताया जाता है कि कारीना साम्राज्य में जादुई जानवरों के झुंड बार बार हमला करते रहते हैं। ऐसे में एक साथ कई जादुई जानवरों को वश में करने का कौशल बेहद जरूरी है। इसी वजह से एलन मैजिक स्कूल में नए छात्रों के लिए जादुई जानवर टेमिंग टूर्नामेंट में भाग लेना एक वार्षिक परंपरा है। तभी एक महिला अध्यापिका बोलती हैं, हमने प्रतियोगिता के लिए पहले ही 2000 से ज्यादा लेवल 1 जादुई जानवर तैयार कर लिए हैं। हमेशा की तरह 6 दिनों में टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। तभी एक घमंडी अध्यापक बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मार्शल आर्ट्स के छात्रों को भाग लेने की जरूरत नहीं है, है ना? वे वैसे भी जादुई जानवरों से मुकाबला नहीं कर सकते, ये समय की बर्बादी होगी। हंटर जोर से मेज पर हाथ मारते हैं और गुस्से में कहते हैं, मैं इससे असहमत हूं। घमंडी अध्यापक जवाब देता है, लेकिन मैं तो छात्रों के बारे में सोच रहा था। महिला अध्यापिका बोलती हैं, अध्यापक हंटर सही कह रहे हैं, हमारे स्कूल के नए छात्र होने के नाते मार्शल आर्ट्स के छात्रों को भी भाग लेना चाहिए। दूसरे विभाग के अध्यापक भी कहते हैं, सही है, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। घमंडी अध्यापक मन में सोचता है, अब भी ऐसे अध्यापक हैं जो हंटर से सहमत है, खासकर लिंडा। कहीं वह अभी भी यह तो नहीं मानती कि हंटर एक लेवल 8 पावर हाउस है। फिर वह जोर से कहता है, अगर सब इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि वे डर के मारे रो पड़ेंगे। प्रधानाचार्य अंतिम फैसला सुनाते हैं तो यह तय रहा, मार्शल आर्ट्स विभाग भी टूर्नामेंट में भाग लेगा। तभी मीटिंग समाप्त हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद एक अध्यापक आकर कहते हैं, अध्यापिका लिंडा, क्या आप सच में इससे सहमत हैं? अध्यापक ग्रे की बात में दम है। दूसरी अध्यापिका बोलती हैं, भले ही मार्शल आर्ट्स में असली मुकाबला जरूरी होता है, लेकिन जादुई जानवर टेमिंग टूर्नामेंट शायद बहुत कठोर हो। लिंडा हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, बहुत समय पहले किसी ने मुझे ये शब्द सिखाए थे, मुश्किलों को पार करने की हिम्मत के बिना कोई भी खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहने का हकदार नहीं होता। वह आगे सख्त लहजे में कहती हैं, जो भी छात्र टूर्नामेंट में शामिल होने से इनकार करेगा, उसे मार्शल आर्ट्स विभाग छोड़ना होगा। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। लिंडा आगे कहती हैं, जादुई जानवर टेमिंग टूर्नामेंट 6 दिनों में होगा। क्लास के बाद हम बाहर व्यवहारिक युद्ध प्रशिक्षण करेंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आप में से हर एक जादुई जानवर को हरा सके। काय परेशान होकर बोलता है, टेमिंग टूर्नामेंट? क्या वह सिर्फ क्लास प्रतिनिधि चुनने का कार्यक्रम नहीं है? हमारे पास तो पहले से ही क्लास प्रतिनिधि है, तो फिर इसमें भाग लेने का क्या मतलब? अचानक काई के सिर पर चाक लगती है। कुछ छात्र आपस में कहते हैं, वह सुंदर लड़का हमेशा अध्यापिका को गुस्सा दिला देता है। ल्यूकास मन ही मन सोचता है, गुंडों जैसी ट्रेनिंग, व्यावहारिक युद्ध प्रशिक्षण, मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं अपने स्पैरिंग पार्टनर को हवा में न उड़ा दूं। तभी ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है। एक लड़की उड़ते हुए सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी स्पैरिंग पार्टनर भी वहीं खड़ी होती है। ल्यूकास सोचता है, वे सभी इस विभाग के लिए प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं, इसलिए वे बिल्कुल बेकार नहीं है, खासकर तेशी। मेरे बाद वही यहाँ सबसे मजबूत है। हंटर ऊंची आवाज में कहते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आज की ट्रेनिंग बस यहीं तक। काई थकर जमीन पर बैठते हुए कहता है, आखिरकार ये खत्म हुआ। तभी एक छात्र काई से कहता है, हम कैंटीन जा रहे हैं, तुम्हें याद है मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा खाना बाद में ले आऊंगा। दूसरा छात्र पूछता है, क्या तुमने फिर से कोई डील कर ली? काई गर्व से जवाब देता है, हाँ, मैंने उसे एक सिक्का दिया और बदले में वह मेरे लिए पॉइंट्स के हिसाब से खाना ला रहा है। कॉलिन को फायदा हुआ और मैंने अपने पॉइंट्स बचा लिए। ये तो विन विन है ना?
शार्प तुरंत बोलता है, तुमने मुझे इतनी शानदार डील के बारे में क्यों नहीं बताया? कॉलिन जवाब देता है, माफ करना, अगली बार मैं तुम्हें मौका दूंगा। ल्यूकास सोचता है, वह अपना भत्ता भी बना रहा है और रिश्ते भी मजबूत कर रहा है। कॉलिन सच में एक चालाक लड़का है। काई ल्यूकास की तरफ देखकर हंसता है और कहता है, अरे ल्यूकास, मैं काफी होशियार हूं, है ना? तुम्हें मुझसे एक दो चीजें सीखनी चाहिए। मैं तुमसे ट्यूशन फीस भी नहीं लूंगा। ल्यूकास शांति से जवाब देता है, मैं इस ऑफर की कद्र करता हूं, लेकिन मैं मना करता हूं। काई चौंकर सोचता है, ओह सही है, वह लड़का एलिट क्लास में एक बहन रखता है, उसे पॉइंट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं। जंगल का दृश्य दिखाया जाता है। ल्यूकास एक राइनो मॉन्स्टर के ऊपर बैठा दिखाई देता है। ल्यूकास बोलता है, काई को सब गलत फहमी है, लेकिन जूलिया के बिना भी मुझे खाने की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रकृति की देन यहीं मौजूद है। तभी अलाव जलता हुआ दिखाया जाता है। ल्यूकास सोचता है, अगर मुझे जूलिया को घर छोड़ने न जाना पड़ता तो मैं डिनर टाइम को ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह वाइस प्रेसिडेंट मीना आज फिर से जूलिया के करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी चौकसी कम नहीं कर सकता। अगर उसके मन में जरा भी बुरी नीयत हुई तो मैं उसे जरूर पछतावा करवाऊंगा। तभी उरु दिखाई देता है, उसे खाना चाहिए होता है। ल्यूकास कहता है, लो खाओ। उसे देकर वह सोचता है, अभी देकर उरु सच में काफी प्यारा लगता है। उरु बोलता है, अपना खाना मुफ्त में बांट रहा है, लगता है कि एक पालतू जानवर होना इतना बुरा भी नहीं है। ल्यूकास बोलता है, खाने के बाद तुम मेरी ट्रेनिंग में मदद करोगे, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर उरु डर जाता है। उरु बोलता है, ये इतना आसान नहीं था। तभी रायन फैमिली स्टेट दिखाया जाता है। ल्यूकास की मां चिंता में डूबी हुई होती है। तभी ल्यूकास के पिता आकर कहते हैं, कैथरीन, फिर से बच्चों के बारे में सोच रही हो? कैथरीन जवाब देती है, हाँ, मैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं सकती, है ना? उनकी क्लासेस शायद अब शुरू हो गई होंगी। पिता कहते हैं, अगर तुम उन्हें इतना याद करती हो तो उनसे मिलने चलो। मुझे वैसे भी काम के लिए डाकू टाउन से होकर जाना है, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। कैथरीन खुशी से कहती हैं, धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा। तभी काउंट ग्रिंडो का घर दिखाया जाता है। वहां मौजूद सभी लोगों ने अजीब किस्म के कपड़े पहन रखे होते हैं। तभी एक रहस्यमय महिला बोलती है, जेसिका, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ सकी, यहाँ बैठो। तभी जेसिका दिखाई जाती है, जो ल्यूकास की सौतेली माँ होती है। रहस्यमय महिला बोलती है, ये मेरी नई रचना है, जेट ड्रीम। जिस पल तुम इसे पीती हो तुम्हारा पूरा शरीर चमकने लगता है। तभी जेसिका गिलास पकड़ती है। अचानक वह महिला चाकू निकालकर अपने हाथ को काट लेती है। जितना भी खून निकलता है वह सब गिलास में डाल देती है। रहस्यमय महिला बोलती है, अंतिम स्पर्श, सब मजे करो। तभी वहां मौजूद सारे लोग वह ड्रिंक पी लेते हैं। इसके बाद वह महिला अपने कपड़े गिराते हुए कहती है, अब आज का खेल शुरू करते हैं। जेसिका का हाथ कांपने लगता है। तभी एक और कमरा दिखाया जाता है। कोई बोलता है, एक 11 साल की लड़की ने ब्लैकविंड ग्रुप को नष्ट कर दिया। तभी सिस्टम की तरह दृश्य दिखाया जाता है। जेसिका बोलती है, जूलिया को लेवल 7 की ब्लेसिंग मिली है। रहस्यमय महिला बोलती है, ऐसा लगता है कि उसे कैथरीन और मिरांडा दोनों परिवारों की प्रतिभा विरासत में मिली है। सिर्फ लेवल 7 से उन्हें हराना संभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे बच्चे के प्रयासों का कोई फायदा नहीं होगा, है ना? वो आगे बोलती है, तुम कैथरीन और उसकी बेटी को मारकर बैरोनेस बनना चाहती हो, है ना? जेसिका शर्म से चुप हो जाती है। अब पता नहीं वह दोनों वहां क्या कर रही होती हैं। वापस कहानी में जेसिका बोलती है, हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? तभी वह महिला मुस्कुराती है। वह जेसिका को छूती है और उसके शरीर पर एक सिंबल बना देती है। फिर उन दोनों का बेहद खतरनाक सिस्टम शुरू हो जाता है। पूरी रात नॉन स्टॉप। ओ यस, सुबह सुबह इसी एकेडमी में होती है। वह फिर से एक कॉम्बैट ट्रेनिंग सेशन का ऐलान कर देती है। बाकी स्टूडेंट्स विरोध करने लगते हैं, दर्द से कराहते हैं। वे प्रोफेसर हंटर को मॉन्स्टर कहने लगते हैं, लेकिन तिसी उन्हें मोटिवेट करती है। वह कहती है, ये दर्द स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, ये एक ट्रायल है जिसे तुम्हें झेलना ही होगा। सब शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन काई और हमारा हीरो अलग खड़े रहते हैं। उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता। उनकी रेजिलेंस वाकई कमाल की होती है। फिर सफेद बालों वाला लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आता है। वह खुद को मार्शल आर्ट्स क्लास का सबसे मजबूत बताता है, लेकिन हमारा हीरो सब समझ रहा होता है। वह जानता है कि यह सब रात में इस्तेमाल की गई स्लीप एसेंस का असर है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तशी उन चारों को देख रही होती है। उसकी नजरों में हल्की सी तारीफ झलकती है। इतनी कठोर ट्रेनिंग सहने के बाद भी उनकी स्टैमिना गजब की होती है। अब स्टेज पूरी तरह सेट हो चुका होता है। काय आगे बढ़ता है। कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए वह पूरी तरह तैयार दिखाई देता है। वह पहला मूव करता है। काय एक तेज पंच मारता है, लेकिन हमारा हीरो बेहद आसानी से साइड स्टेप कर जाता है। उसने खुले हाथ से वह ब्लो डिफ्लेक्ट कर दिया। सफेद बालों वाले लड़के की आंखें अपने दोस्त का डिफेंस देकर हैरानी से फैल जाती हैं। वह तुरंत अपनी अगली मूव की तैयारी कर लेता है। हमारा हीरो इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वह एक ओपन हैंड स्ट्राइक से काउंटर करता है, जिसमें उसकी निखरी हुई स्किल साफ नजर आती है। फिर वह अपनी मुट्ठी भींच लेता है, अपने शरीर को पूरी तरह तैयार करता है। वह काई को दिखाना चाहता था कि एक असली मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है। अगले ही पल ताबड़तोड़ और सटीक पंचों की झड़ी लग जाती है। हर वार सीधा और असरदार होता है। काई के चेहरे पर एक स्माइल फैल जाती है। वह उसकी तारीफ करता है और मान लेता है कि क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में वह वाकई जबरदस्त है। हमारा हीरो भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है। वह कहता है कि काई भी कम इम्प्रेसिव नहीं है। उन्हें पता नहीं होता कि दूर से कोई इन मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। उसका पूरा ध्यान इसी फाइट पर टिका हुआ होता है।
हवा में हल्की सी हलचल होती है। हमारा हीरो अचानक मुड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई बड़ी दूरी से उसे देख रहा है। वह फिक्स निगाह अब भी वहीं रहती है, इतनी इंटेंस होती है कि उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर उसे इतनी गहराई से कौन देख रहा है? एक पुराने पेड़ की छांव में लंबे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी शांत भाव से ध्यान लगाए बैठा होता है। हमारे हीरो का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। वह सोचता है, क्या वही बूढ़ा उन निगाहों का स्रोत है? इसी पल की डिस्ट्रैक्शन का फायदा खाई उठाता है। वह एक पंच मारता है, लेकिन तब भी हमारा हीरो आसानी से उस वार से बच निकलता है। वह तुरंत एक तेज किक से पलटवार करता है। किक लगते ही काई धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। काई घायल होता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। वह उठता है और हमारे हीरो को चेतावनी देता है, अपनी नजरें मत हटाना, फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा हीरो सिर हिलाता है। वह चैलेंज स्वीकार करता है और तब तक लड़ते रहने को तैयार हो जाता है जब तक कोई एक विजेता न बन जाए। दूर खड़ा बूढ़ा आदमी हल्की सी हंसी हंसता है। वह उठता है। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने का उसका काम पूरा हो चुका होता है। तभी एक औरत पास आती है। वह उसे डायरेक्टर ओटानी कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या वह एकेडमी की लाइब्रेरी जा रहे हैं। डायरेक्टर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि वह बस ऐसे ही टहलने निकले थे। वह उस शानदार लड़के का जिक्र करते हैं जिसे उन्होंने अभी देखा था। डायरेक्टर यह भी बताते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी जबरदस्त ताकत को एकेडमी की दीवारों के भीतर पूरी तरह छिपा रहा है। उसी पल डायरेक्टर ओटानी फैसला करते हैं कि वह ल्यूकास का नाम याद रखेंगे। उन्हें उसमें वाकई एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट नजर आता है। कई घंटे बाद जब क्लास आखिरकार खत्म होती है तो हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को एकेडमी के शांत हॉलवे में घूमता हुआ पाता है। उसका दिमाग दोपहर के सेशन में लौट जाता है। उसे प्रोफेसर हंटर की मसाज टेक्निक याद आती है। वह लेसन बाकी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया था। उसका असर इतना गहरा था कि सारी मसल फटीग गायब हो चुकी थी। अपनी एकेडमिक ड्यूटीज पूरी करने के बाद वह सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पर्सनल क्वेस्ट जारी रखना चाहता था। अपने ट्रेनिंग ग्राउंड को तैयार करने के लिए वह जरूरी मटेरियल जुटाने का फैसला करता है। इसी वजह से वह एकेडमी की मैजिक मटेरियल शॉप की ओर बढ़ता है। यह जगह अपने रेयर और एक्सक्लूसिव सामान 2 के लिए जानी जाती है। शॉप का विशाल साइज देखकर वह सच में इंप्रेस हो जाता है। यह पूरा इलाका एक बड़े शॉपिंग मॉल जैसा फैला हुआ होता है। यहाँ सब कुछ सिर्फ पॉइंट से खरीदा जाता है। एक हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डमी अकेले 30 पॉइंट्स मांगती है। सिलेक्शन वाकई कमाल का होता है, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। वह सोचता है कि इससे उसके रिसोर्सेज काफी कम हो सकते हैं। अपनी बहन पर डिपेंड करना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन होता है। उसकी स्नैक मनी कुर्बान करने का ख्याल उसे गिल्टी महसूस कराता है। इसलिए वह फिलहाल सिर्फ मैजिक पोशन खरीदने का फैसला करता है। वह प्लान बनाता है कि बाद में अपने मटेरियल बेचकर पॉइंट्स हासिल करेगा। काउंटर पर एक क्लर्क ऊँग रही होती है। हमारा हीरो धीरे से उसका ध्यान खींचता है। वह झटके से जागती है। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आ जाती है। लड़का अपना एकेडमी कार्ड दिखाता है और विनम्रता से मैजिक बाथ पोषण खरीदने की रिक्वेस्ट करता है। क्लर्क बताती है कि इसकी कीमत 5 पॉइंट्स है। वह ट्रांजैक्शन पूरा करती है। मैजिक स्फीयर पर नंबर 5 चमक उठता है। तभी उसे पता चलता है कि वह एक मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट है। उसकी आंखों में एक जजमेंटल चमक उभर आती है। हमारा हीरो शांति से धन्यवाद कहता है और पोषण का छोटा बैग ले लेता है। क्लर्क उसे सलाह देती है कि वह अपने पॉइंट्स वेस्ट न करे। वह बस इतना कहता है, ये काफी नहीं होगा। क्लर्क को लगता है कि वह एक बिगड़ा हुआ नोबल है जिसे पैसों की असली वैल्यू नहीं पता। वह बड़बड़ाते हुए देखती है कि लड़का शॉप से चला जाता है। बिल्कुल अनफेज्ड अपने सीक्रेट हाइडआउट में लौटकर वह मेडिसिनल बाथ की तैयारी करता है। वह पर्पल पानी से भरे टब में उतरता है। लंबे दिन की ट्रेनिंग और क्लासेस के बाद वह राहत की सांस लेता है। उसे महसूस होता है कि इस मेडिसिनल बाथ का असर अब भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन वह सोचता है कि इस पावरफुल पानी को फेंकना वेस्ट होगा। अचानक शांति टूट जाती है। अंधेरे से चमकती हुई पर्पल आंखें उसे घूर रही होती हैं। फिर नुकीले दांतों से भरा एक विशाल मुंह सामने आता है। वह शैडो से बाहर निकलता है और उसके बाद वाटर की ओर बढ़ता है। नहाने के बाद हमारा हीरो कुछ सामान इकट्ठा करने लगता है। इन्हें वह एकेडमी पॉइंट्स के बदले बेचने वाला होता है। समझदारी से वह सिर्फ कॉमन लेवल 2 आइटम्स चुनता है। वह नहीं चाहता था कि किसी का ध्यान उस पर जाए। अचानक एक आवाज आती है। वह चौंक कर मुड़ता है। उसका भेड़िया साथी उसके मेडिसिनल बाथ का पानी बड़े मजे से पी रहा होता है। हैरानी में वह पूछता है, ये क्या कर रहे हो? मेरे नहाने का पानी क्यों पी रहे हो? कुछ पल की अजीब सी खामोशी छा जाती है। आखिरकार वह मान जाता है। वह सोचता है कि शायद ये पानी भेड़िए को भी मजबूत बना दे। इस तरह पानी की बर्बादी का मसला हल हो जाता है। वह तय करता है कि इकट्ठा किया हुआ सामान थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा ताकि किसी की नजर न पड़े। अगले दिन प्रोफेसर हंटर का सब्र टूट जाता है। स्टूडेंट्स टूर्नामेंट को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं होते। हंटर चिल्लाते हैं, जो ट्रेनिंग नहीं करना चाहता वह अभी के अभी घर जा सकता है। वह हमेशा की तरह स्ट्रिक्टनेस के साथ स्टांस और पोस्चर ठीक करवाते हैं। काय अपने पंच पर टोका जाता है और जवाब देता है कि वह पहले ही सबको हरा चुका है। अगले ही पल हंटर एक झटके में काई को जमीन पर गिरा देते हैं। हमारा हीरो समझ जाता है, मास्टर हमेशा आंखों को निशाना बनाते हैं। हंटर बाकी तीनों की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, इतने कमजोर दिखने वाले से कैसे हार गए? वह आह भरते हैं,
सोचते हैं कि ये बिगड़े हुए नोबल स्टूडेंट्स हमेशा सिरदर्द ही देते हैं। फिर वह आदेश देते हैं कि काई के साथ स्पैर किया जाए ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। तिसी आगे आती है। वह शांत लेकिन कॉन्फिडेंट होती है। वह काई को शुरू करने का इशारा करती है। तिसी आगे लपकती है। उसकी पावरफुल किक से धूल उड़ जाती है। फिर पलक झपकते ही तेज और सटीक किक्स की बौछार। काई काउंटर की तैयारी करता है, मगर तिसी उससे भी तेज निकलती है। वह उसकी चिन्ह पर जबरदस्त पंच मारती है। फिर एक एल्बो स्ट्राइक। इसके बाद वह अपनी वाटर एबिलिटी दिखाती है। कंसंट्रेटेड प्रेशराइज्ड पानी सीधे काई पर लगता है। हैरान काई को समझ आ जाता है कि वह मैजिक भी इस्तेमाल करती है। तिसी इस मौके का फायदा उठाती है और पूरे दम से उसके चेहरे पर एक पावरफुल किक मारती है। अंत में एक सटीक ओपन पाम स्ट्राइक। काय हवा में उछलता है और जोर से जमीन पर आ गिरता है।